इसम क्या था कि किसी जगह, शख्स या चीज का नाम। अब जगह, शख्स या चीज बालिहाजे गिनती, इसम की इकसाम बताई थी आपको दो, इसमें वाहिद और इसमें जमा। वाहिद जिसे हम किसी एक शख्स, एक चीज या एक जगह के लिए इस्तेमाल करें। वैसे जगह जो होती है वो नॉर्मली एक ही होती है, तो वो इसमें जो सिर्फ एक चीज या शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए वो वाहिद होता है। जैसे तर्फ, ईद, वालिद, फरीक, हाजिर। और वो इस जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी दो, तीन, चार, पांच, तो वो होता है जमा। अरबी में वाहिद, उसके बाद अगला सीगा होता है तस्नीया जो दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जमा होता है। उर्दू में सिर्फ वाहिद और जमा, यानी एक चीज के लिए आप वाहिद इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा चीजों के लिए आप जमा इस्तेमाल करेंगे। अब आप जमा और वाहिद में किस तरह बनाते हैं कि जैसे कागज, कागजात, बाग, बागात, फसाद, फसादात। तो आपको अंदाजा हो गया क्या होगा कि बाग जो है वो वाहिद है, बागात जमा है। एक चीज जो होगी वाहिद हो गई और ज्यादा चीजें हो गई जमा। अब जमा और इस्म जमा में क्या फर्क है? देखिए, इसके साथ मैंने वाहिद के साथ इसमें वाहिद और इसमें जमा नहीं कहा। जमा और इसमें जमा में क्या फर्क है? इसमें जमा वो होगी, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो होते तो वाहिद हैं, लेकिन जब हम उन्हें इस्तेमाल करें तो वो मफहूम जमा के देते हैं। जैसे कौम, जमात, हजूम, लश्कर, फौज। कौम से आपके जहन में पूरी कौम आ गई, जमात से आपके जहन में पूरी जमात आ गई, चाहे वो जमात हश्तम हो चाहे जमात हफ्तम हो। हजूम से एक पूरा हजूम हो गया, यानी वो लफ्ज वाहिद है, लेकिन उसने जाहिर करवाया पूरी एक ग्रुप को, तो ये इसमें जमा कहलाएगा। वो इसम जो बनावट के लिहाज से वाहिद मालूम हूं, लेकिन मफहूम जमा का दें। अब इसकी मिसाल जैसे तारा, तारे, वाहिद जमा की बस्ती, बस्तियां, ये आपने खुद पढ़ना है। ये आपकी, यानी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाले हैं। आला, आलात, जद, यानी हमारे जो अबाओ अजदाद होते हैं, तो उसकी सिंगल जो होगी, उसका वाहिद जो होगा जद होगा, तो उसका अजदाद बन जाएगा। अब वाहिद से जमा बनाने के कुछ असूल हैं, कुछ जवाबित हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम वाहिद से जमा बनाते हैं। क्लासों में LND होता है, उसमें अक्सर बच्चे वाहिद जमा याद कर रहे होते हैं। हालांकि अगर इनके असूल आपको पता हों तो आप आसानी से वाहिद के जमा बना सकते हैं। अब इसम, इसम क्या है? जो जगह, शख्स या चीज का नाम होगा, उसके आखिर में, यानी यहाँ पे वो इसम खत्म हो रहा है, अलिफ या हे हो, तो उसे याए मजूल से बदल देते हैं। यानी अलिफ को कट कर देते हैं, हे को कट कर देते हैं और बड़ी ये या याए मजूल लगा देते हैं। जैसे कुत्ता से मजहूल, कुत्ता से कुत्ते, बंदा की हे काटी और बंदे बन गए, लड़का की अलिफ काटी तो लड़के बन गए, पर्दा की हे काटी तो पर्दे बन गए, अजदा से असदे वगैरह बन गए। अब अगर इसम के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना आ हो, तो उसे ए से बदल देंगे, आ को ए से बदल देंगे। जैसे धुआं, अलिफ और नून गुन्ना आ, धुआं, तो उसको धुएं कर देंगे, आ कट कर देंगे, साथ ए लगा देंगे। पहला असूल, अलिफ और हे काट कट करके बढ़िया लगाएंगे, आ है तो उसको कट करके ए लगाएंगे। जैसे धुआं से धुएं, कुआं से कुएं। अब कुछ इसम होते हैं कि जिनके आखिर में ना अलिफ पाई जाती है, ना हे पाई जाती है, ना आ पाया जाता है, लेकिन वो जैसे मैंने इसमें जमा बताया था कि वो उनके आखिर में कोई अलामत नहीं होती, तो उनके वाहिद जो हैं जमा की सूरत में भी यकसा रहेंगे। जैसे दरख्त हरा हो गया, दरख्त हरे हो गए। शहर आबाद हो गया, शहर आबाद। देखें, दरख्त की दरख्तों होता है, लेकिन फिक्रे के हिसाब से चूंकि अलामत नहीं पाई गई, तो इसलिए दरख्त हरे हो गए, शहर आबाद हो गया, यानी शहर आबाद हो गए, डाकू मारे गए। अब बाज सूरतों में, जैसे धुआं की जमा धुएं, ये मैंने अभी आपको करवाया है, अगर इसम के आखिर में नून हो तो हम नून को कट करके ए का, और अगर वाओ या अलिफ हो तो फिर भी ए का इजाफा करते हैं। जैसे दुल्हन,
आखिर में नून है, नून को हमने नून के साथ ए का इजाफा कर दिया, दुल्हने बन गया। पड़ोसन से पड़ोसने, आरजू से आरजुएं, दुआ से दुआएं, खुशबू से खुशबुएं, कटा से कटाएं। ये असूल आपने जहन में रखने हैं। ये वही वाले असूल मैंने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं ताकि आपके माइंड के नून गुन्ना हो। तो आपने ये अलिफ या बढ़ाना है नून गुन्ना से पहले। गुड़िया, गुड़िया, बंदरिया, बंदरियां, डबिया, डबिया। ये अलिफ या हो तो आपने नून गुन्ना लगाना है, नून गुन्ना बढ़ाना है। गुड़िया के एंड में ये अलिफ या है तो आपने नून गुन्ना लगाया तो वो गुड़िया बन गई, बंदरिया से बंदरियां, डिबिया से डिबिया। अब अगर वाहिद मुअन्नस है, वाहिद भी है और मुअन्नस भी है, तो आपने उसके आखिर में निशानी क्या है कि उसके आखिर में छोटी ये है, तो आपने आ बढ़ाना है। लड़की छोटी ये है एंड में, तो लड़कियां बन गया। कुर्सी छोटी ये है तो कुर्सियां बन गया। मुर्गी से मुर्गियां बन गया। अब वाहिद मुजक्कर के पहले बताए थे, अब वाहिद मुन्नस के आखिर में ये और अलिफ दोनों में से कोई हर्फ मौजूद ना हो। ये है तो आपने नून गन्ना बढ़ाना है। अलिफ है तो फिर भी अलिफ ना मौजूद हो तो आपने ये का इजाफा करना है। ये और नून गुन्ना इकट्ठी, जैसे किताब से किताबें, नमाज से नमाजें, ये मुअन्नस की सूरत में करना है आपने। रसीद से रसीदें। अच्छा, ऐसे वाहिद मुअन्नस जिसके आखिर में अलिफ हो और इनकी जमा बनाने के लिए अलिफ अगर मुजक्कर में हो तो फिर भी आपने ए लगाया था, मुअन्नस में हो फिर भी आपने ए लगाना है। जैसे गटा से गटाएं, हवा से हवाएं, सदा से सदाएं। अब यहां तक तो तकरीबन आप सबको आसान लगा होगा कि वाहिद जमा जो है नॉर्मल सा टॉपिक है, हम सबको आता है, काफी आसान है। तो वाहिद जमा का जो पीपीएससी में क्वेश्चन आता है वो उसकी अकसाम के मुताबिक आता है। तो वाहिद एक, जमा ज्यादा, तो जमा की 4 इकसाम है। कौन कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमाउल जमा और इसमें जमा। अब इनकी पहचान आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेनी है। तो सबसे पहले है जमा सालम। सालम, सालम का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, मुकम्मल। जमा सालम नाम से हिंट जहन में रखेंगे तो आपकी याददाश्त में वो लफ्ज बैठ जाएगा। हर ग्रामर में हर चीज जो करवाई है तो उसके नाम से मैंने हिंट दिया है ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए। तो जमा सालम, सालम से मतलब, सालम का मतलब है पूरा। यानी अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज पूरे का पूरा अपनी शक्ल बरकरार रखे, यानी उसमें कोई कटिंग या उसको उसकी शक्ल तब्दील ना की जाए बल्कि चंद हरूफ का इजाफा करके जमा बना दी जाए तो वो जमा सालम होगी। अब इसकी बाकायदा तारीफ देख लेते हैं कि वाहिद से जमा बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वाहिद इसम के हरूफ में किसी किस्म की तब्दीली ना हो बल्कि इसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा कर दिया जाए और इसे जमा बना लिया जाए। जैसे हाजिर से हाजरीन, नाजर देखें, नाजर वैसे का वैसे सही सलामत खड़ा है, आगे नाजरीन हमने 2 लफ्ज आगे लगा दिए। मुअल्लम से मुअल्लमीन, जमा सालम पूरे का पूरा मुकम्मल, लफ्ज अपनी शक्ल बरकरार रखेगा। एहसान से एहसानात, काबर से उकाबरीन। जमा मुकस्सर, मुकस्सर, इसके लिए मैं हिंट दे रही हूँ, आप मिक्स लफ्ज जहन में रख लें कि इसमें लफ्ज की शक्ल जो है वो बदल जाती है या उसकी तरतीब बदल जाती है। या लफ्ज की पूरी शक्ल बदल जाती है या लफ्ज के कुछ हरूफ की तरतीब बदल जाती है। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद इस्म के हरूफ की सूरत में उनकी तरतीब बदल जाती है। वाहिद के बाज हरूफ जो हैं हज़फ हो जाते हैं, यानी उन्हें काट दिया जाता है। जैसे इल्म से अलूम, इल्म मीम के साथ वाव लगा दिया, इल्म की शक्ल बदल गई। इल्म से अलूम, शैतान से शयातीन, नून कट कर दिया है। शेर से अशआर, किताब से कुतब, सतर से सतूर। सालम
पूरे का पूरा, जमे मुकस्सर जिसमें हमने लफ्जों की तरतीब बदल देनी है। तीसरी किस्म है जनाब जमे मुकस्सर, तीसरी किस्म है जमाउल जमा। शुरू में मैंने बताया था जमा, मैंने बताया था कि एक जो होगा वो वाहिद होगा, एक से ज्यादा होंगे जमा। तो जो जमा की आगे जमा बना लेंगे, यानी एक जमा हमने बनाया रस्म से रसूम, हमने उसकी आगे एक और जमा बना ली तो वो होगी रसूमात। यानी हमने जमा की दोबारा जमा बनाई, जमा उल जमा, हमने एक जमा से आगे दोबारा जमा बनाई। रस्म से रसूम, रसूम से रसूमात, जोहर से जवाहिर, जमा होगी, जमा उल जमा क्या होगी, जवाहिरात। जी, आखिर इसकी मिसालें क्या हो जाएंगी कि जैसे खबर से अखबार, अखबार से जमा उल जमा जमा बन गई अखबारात। लकब से अलकाब, अलकाब से अलकाबात। जोहर से जवाहिर, जवाहिर से जवाहिरात। बकायदा आपको क्वेश्चन होगा कि आर्जा का जमा उल जमा बताएं, तो आपने पहले जमा बनाने, अवारिस बनाएंगे, फिर उससे अवारजात बनाएंगे। अकबर से अकाबर और अकाबरीन, इसम से इस्मा या असामी, लाजम से लवाजम, लवाजमात, रकम से रकूम, रकूमात। जी, इसम जमा, शुरू में मैंने बताया था कि जमा और इसम जमा में क्या फर्क है। इसम जमा वो होगा जिसमें बाज़ोकात कोई इसम ऐसा होता है कि वो होता वाहिद है लेकिन जमा के मानी देता है। इसको और आसान कर लें कि ऐसा इसम जो एक ग्रोह या जमात को जाहिर करे, एक हजूम को जाहिर करे, एक क्लास को जाहिर करे, जैसे कौम, दस्ता, फौज, गुच्छा, जमात वगैरह। इसकी मिसालें क्या हैं कि अंजमन, अंबू, झुंड, भेड़ा, जमीयत, तर्जन, कारवां। इसम जमा जो एक पूरी क्लास या ग्रुप को जाहिर करे, जैसे गुच्छा, जैसे गुलदस्ता, पूरे फूलों के एक ग्रोह को, एक जो उसके बंडल को जाहिर कर दिया। लश्कर पूरी फौज को जाहिर कर दिया। खरमन बहुत सारी खजूरों को जाहिर कर दिया। दस्ता, बंडल। जी, आपका जमा का लेक्चर हो गया है खत्म। तो आप लोगों ने तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई करना नहीं, तो किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो जल्दी से पूछ सकता है, वरना फिर मैं अगले टॉपिक पे चलती हूँ। जी, अदीला आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपको उसकी समझ आई है या नहीं आई? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, इसमें जो काफिया है वो की है और हाँ जी, रदीफ, लाजमी रदीफ काफी। क्या और सी, ठीक है, और हरूफ रवी जो लास्ट पे है कहिए और है, और ये अभी समझाती हूँ आपको, अभी और थोड़ी ये देर तक गैर समझाती मर्दफ हूँ, है। थोड़ी देर तक समझाती हूँ, बस 2 मिनट। जी जी, अच्छा, ये बाकी लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो? इस सना आपको अच्छी तरह समझ आ गई? ये जमे सालम और जमे मुकस्सर ये लाजमी आने हैं, तो इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। जी, मिस अदीला जरा एक्टिव रहिएगा। मैम किरण थोड़ी सी बिजी हैं तो वो नहीं होंगी, अगर मेरी वॉइस वगैरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी मैम ठीक है। जी, आज जो हमने क्या कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्मे जो क्या कहते हैं बदी चल रहा है हमारा, उसका चौथा पार्ट करना है। 5वां पार्ट भी करवाऊंगी, लास्ट में आपको ने और को का इस्तेमाल भी बताऊंगी, इसके अलावा आपको इराब भी बताऊंगी। पीपीएससी के लिहाज से जो भी चीज अहम है वो सारी की सारी मैं करवा चुकी हूँ। ये चीजें आपको लेक्चरशिप में भी काम आएंगी। दूसरी बात ये कि जो कारवान की बुक आपको सेंड की है मैम किरण ने और मैंने भी,
उसका उर्दू वाला पार्ट पूरा का पूरा आप एक दफा रीड आउट करें। कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें। उर्दू आपको इस तरह आनी चाहिए कि अगर आप पेपर के दौरान तैयारी करते हैं तो आपका उसमें से 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। जी, शेर में मुबालगा। आज की हमारी सनद का नाम है सनते मुबालगा। मुबालगा क्या होता है? मुबालगा का क्या मतलब है कि शेर में शायर जब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। देखिए, जरा सा बढ़ाना चढ़ाना और बात है, लेकिन बात को बहुत ज्यादा लंबा खींच देना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, जबकि हकीकत में ऐसा ना हो, ऐसी सनद को सनते मुबालगा कहते हैं। मुबालगा जो हकीकत से परे है, यानी हमने हकीकत से आगे बात बता दी, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया। अब बात हम कब बढ़ाते हैं? जब किसी की तारीफ करते हैं। तारीफ में हम क्या करते हैं कि जमीनों आसमान के कलाबे मिला देते हैं। हम उसकी तारीफ करते करते उसे आसमान पे चढ़ा देते हैं, या फिर तजलील करते हैं। तजलील उसकी करते हैं जिससे हमें नफरत हो, या हम अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो हम जितनी का वो हकदार होता है उससे बढ़ा देते हैं। अच्छाई बयान करते हुए या बुराई बयान करते हुए, तारीफ या तजलील करते हुए हम जब बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे तो वो होगी सनते मुबालगा। जैसे शायर लोग अपने महबूब की तारीफ में हद को क्रॉस कर जाते हैं, तो वो होगा मुबालगा। अब शेर में जब शायर अपने किसी शेर में किसी बात को उस हद तक बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं होगा, तो उसे सनते मुबालगा होगा कहेंगे। मुबालगा मैंने बताया कि बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। किस चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना? अच्छाई या बुराई को। और क्या है कि शायर जब अपने शेर में ऐसी बात करे जिस पर यकीन करना मुमकिन ना हो, यानी उसने खूबियां या खामियां इतनी बढ़ा दी कि वो नाकाबिले यकीन हो, तो वो सनते मुबालगा होगा। अब आपको मैं, यानी इसका जो मुबालगा है, इसके लुग़वी मानी होते हैं हद से बढ़ना, यानी जो लिमिट है उससे क्रॉस कर जाना। तो मुबालगा में लिमिट से बढ़कर तारीफ या तजलील की जाती है। जैसे जाए तो शेर का अगर मुबालगा सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो शेर का हुस्न निखर जाता है, वरना शेर जो होता है बद्दा हो जाता है। जैसे कल रात हिजरे यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। अब देखें, महबूब के साथ जितना भी इश्क हो, शायर कभी भी इतना नहीं रोएगा कि जमीन से पानी उठे और चौथे आसमान तक पहुंच जाए। तो ये मुबालगा है कि शायर ने आंसुओं के लिए मुबालगा इस्तेमाल किया है, जो कि मुमकिन नहीं है। तारे आंखें झपक रहे थे, था बाम पे कौन जलवागर रात। बाम पे यानी छत पे मेरा महबूब आया और उसकी खूबसूरती इतनी थी कि उसको देख के तारे अपनी आंखें बंद, आंखें कब झपकते हैं हम, जब हमें हैरानी होती है, तो मेरे महबूब की खूबसूरती को देख के तारे झपक रहे थे, जो हकीकत से के मुताबिक नहीं है, तो ये भी मुबालगा है। कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछवा है वो चढ़ाई पर, हिरनी है डाल पर। देखें, कसीदे चाल पे कहे उसने, उसकी चाल इतनी खूबसूरत है कि जैसे इतना धीमा और इतना आहिस्ता चलता है, जैसे कछवा। कछवा वैसे ही सुस्त होता है, जब चढ़ाई पे चढ़ेगा तो और सुस्त होगा। कोई इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कछवे वाली स्पीड से नहीं चल सकेगा। और हिरनी जैसे ढाल पे चलती है, तो वो, यानी तेजी की भी उसने मिसाल दे दी है और उसकी भी दे दी है, जो मुमकिन नहीं है। तो ये मुबालगा है। अच्छा, क्वेश्चन किया था मैंने, वो एंड में करवाती हूँ, ठीक है मैं आपको। मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए। जेल में बंद हो गया है, तो 100 बार कहता है कि मैं बंद हो गया हूँ और 100 बार वापस आया हूँ। और इस कदर जेल की तरफ मैंने सफर किया है कि जिस तरह मुर्गी जब उड़े तो उसके परों से मिट्टी उड़ती है, तो इस तरह रास्ते में मेरे आने जाने से मिट्टी उड़ने लगी है। तो मुबालगा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई इंसान 100 बार जेल में जा और आ नहीं सकता। जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर,
दौड़ूं था अपने पाँव से यूं तिफल ने सवार। मैं उसके साथ लड़कर जब अपने हरीफ पर जाता था तो इस तरह चलता था जैसे बच्चा सवार के ऊपर चलता है, जो मुमकिन नहीं है। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। ये मरसिए में ज्यादा मुबालगा इस्तेमाल होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सूरज इतना गरम गर्म हो जाए कि जमीन पे दाना गिरे और वो फौरन पक जाए। गर्मी का रोज जंग की क्यों करूं बयां, डर है मिसरे शम्मा न जलने लगे ज़बां। कि इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उस गर्मी के असर से मेरी ज़बान जो है वो बयान करते करते जलने लगी, ये शम्मा की तरह। मुबालगा है। पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सेख के मौज तक आई कबाब थी। तो ये जनाब, ये भी मुबालगा है। अच्छा, आप क्या नजाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशी गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। मुमकिन ही नहीं है, फूल तोड़ने से इंसान के हाथ में कभी भी छाले नहीं पड़ते। तो इसमें भी अमीर मिनाई ने मुबालगा इस्तेमाल किया कि मेरा महबूब इतना नाजुक है कि जब उसने फूल तोड़े तो उसके हाथ में छाले पड़ गए। जुदाई के ज़माना की सजन, ये बाकी शेर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको आज इस्तिलाहात भी करवा दूं। अच्छा, ये वाला मोमिन का शेर देखें कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में स्याद आ गया। मेरे महबूब के बाल इतने लंबे हैं कि उसका पाँव अपने ही क्या कहते हैं बालों में उलझ गया है। तो जैसे शिकारी अपने दाम में आते हैं, ऐसे मेरा महबूब जो है अपने दाम में आ गया। आप खुद देख लें, ये मुबालगा है। दस्ते नाजुक से उठाया न गया बारे हिना, जो मेरा महबूब है उसके हाथ इस कदर नाजुक हैं कि जब उस पे मेहंदी लगी तो उससे मेहंदी का वजन ना उठाया गया। तोड़ा जो एक फूल तो कलाई उतर गई। मेरे महबूब ने जब फूल तोड़ा तो उसकी कलाई उतर गई। हम रोने पर आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। अब कोई इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो इतना नहीं रोएगा कि दरिया बह सके, बह जाए। तो ये भी मुबालगा है। पहुंचे हम आरज़ुए वसल में नजदीके मर्ग, सूझी है शक्ल मुलाकात बहुत दूर हमें। हम मर कर यानी आरज़ुए वसल में मरने के करीब पहुंच गए। तो कभी भी मिलने की वो क्या कहते हैं ख्वाहिश में इंसान नहीं मरता। क्या नजाकत है आर्ज उनके नीले पड़ गए, हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का। ख्वाब में तस्वीर को चूमा तो मेरे महबूब के आर्ज या रुखसार नीले पड़ गए। नजाकत उस गुले रना की देखो इंशा, नसीमे सुबह जो छू जाए तो रंग हो मैला। इंशा क्या कहता है कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, उसे सुबह की हवा छू जाए तो उसका रंग जो है मैला हो जाता है। मुबालगा है। घर आंख से निकल कर ठहर जाए राह में, पड़ जाए ला काबले पाए निगाह में। मेरे महबूब की आंख से आंसू निकले तो वो इतना गर्म होता है कि उसके चेहरे पे आबले पड़ जाएंगे। अब है मरातुन नजीर। मरातुन नजीर, मरात का मतलब होता है रियायत करना। मरातुन नजीर एक ऐसी सनत है, नजीर का मतलब होता है मिसाल। तो शेर में ऐसे लफ्ज इकट्ठे करना जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हो, जो एक दूसरे का लिहाज रखते हो, जो एक दूसरे की मिसाल हो, एक दूसरे की मानद हो, एक दूसरे के मिसल हो, एक दूसरे का नमूना हो। यानी सनत मरातुन नजीर में हम ऐसे अल्फाज इकट्ठे करते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी एक ही घर से ताल्लुक रखते हो, एक ही बाग से ताल्लुक रखते हो, जो जगह हमने जिक्र की है उससे ताल्लुक रखते हो, यानी एक दूसरे से मुनासबत रखते हो। तो सनत मरातुन नजीर में हम ऐसे अल्फाज इकट्ठे करेंगे जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हों। अब जैसे हमने आसमान का जिक्र किया तो उसमें सूरज, चांद, सितारे, फलक, कहकशां, फिजा, खला सब का जिक्र कर दिया। ये मरातुन नजीर है। बात जो याद रखनी है वो ये है कि उनमें तजाद ना हो, यानी उनमें वो एक दूसरे के उल्ट ना हो, और उनमें तकाबुल भी ना हो, यानी उनका कंपैरिजन भी ना किया जाए, बल्कि साथ साथ एक दूसरे के वो लफ्ज इस्तेमाल कर आते जाएं तो वो सनत मरातुल नजीर बनेगा। अब पहरे बैठे हैं कफस पर के है सियाद को वहम, पर किस्तों को भी एक रब्त है परवाज के साथ। कफ्स, कफ्स पिंजरा, सियाद शिकारी, पर परिंदे के पर, प्रवास
परों से प्रवास करता है। 4 लफ्ज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी परिंदा, शिकारी, पर और उसकी प्रवास। तो ये सनते मरातुन नजीर होगी। सिलिका महकशी का हो तो कर लेती है महफिल में, निगाहे मस्त साकी मुफलिसी का एतबार अब भी। महकशी शराब पीना, साकी शराब पिलाने वाला, महफिल यहाँ पे शराब की महफिल लगी हो यानी वो मैं खाना। तो तीनों मुनासबात हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही जगह का जिक्र कर रहे हैं, तो मरातुन नजीर कहलाएंगे। अब गालिब क्या कहता है, रो में है रक्शे उमर कहाँ देखिए थमे, न बाग न हाथ बाग पर है न पाए रकाब में। रक्शे उमर, उमर का घोड़ा, हाथ भाग घोड़े की बाग, रकाब घोड़े की रकाब, तो सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए मराते नजीर है। खजां के दिन जो देखा कुछ न था जुज खारे गुलशन में, बताता बागबां रो रो कर, बताता बागबां रो रो, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। खजां बाग, खार कांटा, बागबां माली, ऊंचा छोटी अधखिली कली, गुल फूल, तो ये सारी चीजों का ताल्लुक बाग से है, इसलिए ये सनते मरातुन नजीर होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो बाग से है, पत्ते का, बूटे का, तो ये फूल का, तो ये मरातुन नजीर हो गया। गमजा अदा निगाह तबस्सम है दिल का मोल, तुम भी हो अगर, तुम भी अगर हो उसके खरीदार कुछ कहो। अब गमजा, अदा, निगाह, तबस्सुम सब महबूब के नैन वो क्या कहते हैं नाजो अंदाज हैं, तो ये मरातुन नजीर हो गया। तबलो इलम ही पास है अपने न मुल्को माल, हमसे खिलाफ होकर जमाना करेगा क्या। आतिश का शेर है। तबल जो होता है वो क्या कहते हैं जो लश्कर होता है उसको कहते हैं, लश्कर के पास अलम होता है यानी झंडा होता है, और मुल्क का लश्कर होता है, मुल्क में ही माल होता है, तो ये भी मरातुन नजीर हो गया। जो सैर करनी है कर ले जब खजा आई, न गुल रहेगा चमन में न खार रहेगा। इसकी अब आपको समझ आ गई होगी कि गुल, चमन, खार, खजा। रहता था सामने तेरा चेहरा खिला हुआ, पढ़ता था मैं किताब यही हर क्लास में। क्लास, किताब, दोनों मरातुन नजीर की मिसाल है कि ये स्कूल के अंदर रहने वाली चीजें हैं। कश्ती चला रहा है मगर किस अदा के साथ, हम भी न डूब जाएं कहीं नाखुदा के साथ। कश्ती और मला, नाखुदा, मला डूबना, मरातुन नजीर होगी। जी, बाकी शेर आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर किसी शेर की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मरातुन नजीर के बारे में तो वो कर सकता है, वगरना अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। जी, आज का टॉपिक जो है अदबी इस्तिलाहात, मेरे ख्याल में चलें ठीक है पहले यही पढ़ लेते हैं। तो अदबी इस्तिलाहात ऐसी 40 से 45 इस्तिलाहात हैं जिसमें से किसी एक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मुबालगा क्या है, अवर्द क्या है, आमद क्या है, तस्वीद क्या है। तो ये सारी की सारी जो है आज मैं आपको पढ़ा दूंगी, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। जो ना समझ आए आप दोबारा पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले उर्दू के बारे में, सब जबानों की जान है उर्दू, कितनी प्यारी जुबान है उर्दू, सारे अल्फाज कीमती गोहर, जोहरी की दुकान है उर्दू, ये तराशे हुए हसीन जुमले, जैसे हीरों की कान है उर्दू, एक एक लफ्ज मिसले शीरो शुक्र, कितनी मीठी जबान है उर्दू। अवर्द, इसका अपोजिट है आमद। अवर्द का मतलब ये है कि बाकायदा तौर पर मैं सोचने बैठूं, इरादी तौर पर सोचूं, एक लफ्ज, बयान, तरतीब दे के एक शेर बनाऊं और उसको आपके सामने पेश कर दूं। तो अवर्द का क्या मतलब है, जाहिरी तौर पर सोच विचार के करके शेर, इरादी तौर पर शेर कहना, खुद गौर करना, फिर उसको लफ्जों के पैराए में डालना, ये है अवर्द। और इसका मुतजाद है आमद। आमद क्या है, गैर इरादी तौर पर बगैर सोचो विचार के आपके जहन में शेर का आना आमद कहलाता है। अवर्द जो आपने सोचकर शेर कहे, जो आपने खुद तरतीब दी, जो ख्याल आपने खुद सोचा। आमद
जो गैर इरादी तौर पर बगैर सोच विचार के आपके जहन में आ गया। इब्तिजाल, इब्तिजाल क्या है? गैर मुहज्जब, सोकियाना और बाजारी, फहश, लघु, गलत अल्फाज लाना अपनी शायरी में जिनका तल्लक अदबो अदाब से ना हो, जिनका तल्लक अदबो अदाब से बहुत दूर हो, शाइस्तगी से बैद हो, इब्तिजाल कहलाता है। यानी आप फहश गोई करें, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, आप शाइस्ता गुफ्तगू ना करें, तो वो हो जाएगा शायरी में इब्तिजाल। अगली चीज होगी इस्तारा। इस्तारा आप कर चुके हैं कि उसका मतलब क्या है? उधार लेना, यानी पूरी की पूरी खासूसियात या लवाजम को हमने उधार ले लिया किसी चीज के लिए। इश्तराकियत, इश्तराकियत का मतलब है कि हमने इश्तराक कर दिया, हमने इकट्ठा कर दिया, हमने शख्सी मलकियत के तसव्वुर और यानी मेरी अपनी जाती इनफरादी आज़ादी और मेरी कौम की आज़ादी, जहाँ इज्तिमाई मलकियत का फलसफा, कि हमने एक ऐसा फलसफा देना है कि जिसमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो, हर फर्द को तरक्की का यकसा मौका मिले। यानी मुल्क की वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जो है वो कहलाती है इश्तराकियत। अलमिया, जिसको इंग्लिश में ट्रेजेडी भी कहते हैं। अलमिया यानी ऐसा ड्रामा जिसको पढ़ने से आप रोना स्टार्ट हो जाए, या आपके दिल में खौफ या दुख या रहम पैदा हो जाए और एक गमगीर फिजा पैदा हो जाए, वो होगा अलमिया। जी, अगली चीज है इंशा परदाज। इंशा परदाज, इंशा मैंने आपको बताया था कि नज्मो नस्र, इंशा यानी नसर लिखने वाला, इंशा परदाज नसर लिखने वाला। अब नसर लिखने वाला जो है, आप जब नसर लिखेंगे तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज कि आपका असलूब कैसा है, आप किस तरीके से लिखते हैं, आपकी सोच की परवाज कहाँ तक है। तो इंशा परदाज जो है वो इस किस्म का नसर पारा लिखता है। इंशा परदाज, इंशा को लिखने वाला। तो इंशा परदाजों में जो अहम इंशा परदाज हैं वो रजब अली बेग सरवर, मोहम्मद हुसैन आजाद, मुल्ला वजही और गालिब। जी, एजाज, एजाज का मतलब क्या है कि किसी मौजू को कम से कम, थोड़े से थोड़े लफ्जों में आपने बयान करना है। किसी मौजू को कम से कम, थोड़े से थोड़े लफ्जों में बयान करना जो होता है वो कहलाता है एजाज। जब आपने अपनी बात को थोड़े से थोड़े लफ्जों में बयान किया तो वो होगा एजाज, मुख्तसर तरीन गुफ्तगू, एजाज। मौजू को कम से कम लफ्जों में आपने बयान किया। इल्मुल बदी आपको बता दिया है कि कलाम की खूबियां, चाहे वो लफ्जी हो चाहे मानवी हो, इल्मुल बदी वो इल्म है जो कलाम की खूबियों से बहस करता है। बहर, लेकिन आपने कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप बाकायदा तराजू में डाल के उसको तोलते हैं। तो बहर वो वजन है जिसपे शेर कहे जाते हैं, और ये इल्म अरूज की एक शाख है। यानी आपने बहर शेर के वजन को कहते हैं। बलागत, बलागत का मतलब है कि आपका बोलना या आपका कुछ कहना कितना फसीहो बलीग है, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात अपने सुनने वाले तक पहुंचाते हैं। यानी जो मैं कह रही हूँ अगर आपको वो समझ आ रही है तो ये बलागत है। यानी मानी अफरीनी यानी असर अफरीनी, यानी आपको कलाम की समझ आ जाना, बलीग होना। तासुर, ऐसा तासुर जो किसी फनपारे को सुन के अगर आप दुखी होते हैं तो वो अलमिया तासुर होगा, अगर आप उसको देख के खुश होते हैं तो वो खुशी का तासुर होगा। तो जो तासुर आप किसी पे डालते हैं, जो कारी या सामे सुन, कारी यानी पढ़ने वाला, सामे सुनने वाला या नाज़र देखने वाले पे वो तासुर पड़ेगा तो वो तासुर का असर पड़ेगा, वो तासुर कहलाएगा। तजसीम, तजसीम का मतलब होता है जिस्म में ढालना। यानी आपने एक नावल या एक अफसाना या एक फनपारा दिया है तो उसमें आप बाकायदा एक शक्ल डाल दें। जैसे आजकल
क्या कहते हैं, आपकी जो भी गैर मरई हकाइक है, जैसे कोई जिन परी, उसको पढ़ते हुए आपको महसूस हो कि मेरे सामने वो चल फिर रही है, हर की मादी जिस्म में ढालकर पेश करना तजसीम कहलाता है। तहरीफ, तहरीफ का मतलब होता है, तहरीफ कहते हैं पैरोडी को, यानी आपने कोई शेर उठाया, कोई मजमून उठाया, उसमें से जो संजीदगी है उसको निकाल के कुछ मज़ाहिया अल्फाज डाल के उसको मुज़हका खेज बना दिया, इस तरह नकल उतार दी कि आप हंस पड़े, तो वो क्या होगा, तहरीफ कहलाएगा। तखल्लुस, शेर शायर जो अपना जाती खताब इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। खताब जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है, जैसे अलामुद्दौला। लकब जो लोग देते हैं, जैसे नूशा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का था लकब। तरफा, तरफा का मतलब होता है अजमत, अजीम ख्याल। तनकीद की एक राय है, यानी ख्याल की वो खूबी जो उसे बाकी फनपारों से आला व अरफा कर दे, उसको अजमत दे दे, उसको बुलंद कर दे, उसको खास कर दे। तसरुफ, तसरुफ का मतलब है कि दखल देना, यानी हमने शेर या शायर या नसर निगार के कलाम में कुछ रद्दो बदल कर दिया, उसमें तसरुफ कर दिया, उसमें थोड़ी सी नई कैफियत पैदा कर दी। जी, तसव्वुफ, तसव्वुफ सूफीज़्म को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, साहिबे हाल, यानी साहिबे कशफ, यानी एक आलम जो है अपने कशफ का हाल जिस इस्तिलाह में सुनाता है, वो होता है तसव्वुफ। तज़ाद, आप समझ चुके होंगे कि जो ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे के उल्ट हों। तकरीज़, तकरीज़ का मतलब ये है कि कोई किताब, कोई फन पारा, कोई नावल, उसके बारे में आपने जो तबसरा किया वो कहलाएगा तकरीज़। जैसे उकाज़ में ज़माना जाहिलियत में एक मेला लगता था, तो उसमें एक शेरी नशिस्त थी जिसमें सदरे महफ़िल जो है एक दूसरे के कसीदों पर तबसरे करके उसकी खूबियों और ख़ामियाँ बताते थे, तो वो होता था तकरीज़। तलमी, यानी कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ या इशारा इस्तेमाल करना जो किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा करे, वो कहलाएगा तलमी। तनकीद, यानी आपने कलाम के फ़नी महासन को आश्कार करना है, उसके अंदर से खूबियाँ और ख़ामियाँ निकालनी है, तो वो हो जाएगा तनकीद। तनकीद का लफ्ज़ निकला है नकद से। नकद का मतलब होता है खोटा और खरा अलहदा करना, यानी जाँच-पड़ताल करना, यानी उसके अंदर से खूबियाँ और ख़ामियाँ निकालना, उसकी कदर-ओ-कीमत का तयन करना। जुज़ियात निगारी, जुज़ियात निगारी यानी पार्ट, हिस्से, जुज़, यानी उस अफ़साने, उस शायरी या उस शेर के एक-एक हिस्से को अच्छे तरीके से बयान करना जुज़ियाती निगारी होगी, यानी वो वाक़या बयान करते हुए नसर निगार या शायर मामूली से मामूली तफ़सील भी ऐड करे तो उसे जुज़ियात निगारी कहते हैं। ख़ारिजियत, ख़ारिज होना, यानी ख़ारिजियत वो होगा जो दुनिया, जिसका जो भी शायरी होगी वो बैरूनी सतह पे होगी, यानी दुनिया को बैरूनी तौर पे मुतासिर करेगी, यानी बैरूनी फ़ितरत से वो मुतासिर होगा और उस पे शायरी करेगा। मुक़फ़ा नसर, जिसके फ़िक्रों में वज़न ना हो उसे मुक़फ़ा नसर कहते हैं, इसमें काफ़िये का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्जा नसर, मुस्जा नसर ये होती है कि इसमें एक फ़िक्रे के अल्फ़ाज़ दूसरे फ़िक्रे के अल्फ़ाज़ के हम वज़न होते हैं, शायरी की तरह। जैसे शायरी में बहर होती है, इस तरह एक नसर का फ़िक्रा दूसरे नसर के हम काफ़िया और हम वज़न हो तो इसे मुस्जा नसर कहते हैं। सनते हुस्न तालील, अभी बताया था, कल का लेक्चर था, तालील यानी वजह, यानी लॉजिक, ऐसा, ऐसी सनद जिसमें शायर किसी वाक्य की असल हकीकत को नजर का अंदाज करके एक गैर हकीकी वजह दे, तो वो सनते हुस्न तालील कहलाएगा। वसौख्त, ऐसी नज्म जिसमें शायर अपने महबूब की बेवफाई का गिला करे और उसकी शिकायत करे और उसको डराए धमकाए, उसे वासौख्त कहलाते हैं। वासौख्त, रीख्ती, रीख्ती क्या है कि मर्द जब औरतों की ज़बान में शायरी करें, वो शायरी किस किस्म की होती है, जैसे उनकी औरतों के आपस में ताल्लुकात, उनके जिनसी मामलात, इसके बारे में जो गुफ्तगू होगी वो रीख्ती होगी। जैसे चंगेज़ खां से कम नहीं खूंखार का मिजाज, दुश्मन का होना जो है मेरे यार का मिजाज, ए जान दिले हराम है परहेज किया करें, रहता नहीं है काबू में बीमार का मिजाज। ये मीर यार अली खां की लिखती है।
जो उन्होंने औरत बन के लिखी थी। रमज़ो हिमायत, रमज़ इशारे को कहते हैं, हिमायत यानी किसी पोशीदा बात को आपने रमज़ो हिमायत के पर्दे में बता दिया, इशारे में अपनी बात बयान करना। तगज़ुल, शायरी में एक ऐसी कैफियत जो उसमें हुस्न और खूबसूरती और असर पैदा करे, जैसे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। सहल मुमतना, ऐसा शेर जो बहुत आसान हो और फ़ौरन समझ आ जाए, उससे ज़्यादा आसान उसे ना कहा जाए। जैसे मोमिन का है, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इमेजरी यानी इमेज को ज़बान देना, यानी इमेज को ऐसी तस्वीरें, ऐसे इमेज पेश करना कि हमारे अंदर दाखिली और ख़ारिजी दुनिया ज़ाहिर हो जाए। खुमरियात, खुमरियात शराब को कहते हैं, यानी शायरी की ऐसी इस्तिलाह जिसमें शराब और शराब के मुतल्लकात का ज़िक्र हो। जैसे साकी, अ, साकीनामा, शराब, मैख़ाना, जाम, तो वो खुमरियात कहलाएगी। दाखिलियत खारिजियत का अपोज़िट है, यानी अपनी क़ल्बी, अपने दिल के अंदर होने वाले एहसासात और अपने जज़्बात को बयान करना दाखिलियत कहलाता है। दबिस्तान, क्लास ऑफ थॉट, एक मख़सूस क्या कहते हैं इलाके और लोगों का तरीक़ेकार या तर्ज़ बुदुबाश या सोचने का तरीक़ा, जैसे दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान दिल्ली। रियायत लफ्ज़ी के लफ्ज़ों की मुनासबत से एक ऐसी सूरत-ए-हाल हमारे सामने लाना जो पहले गायब थी, जैसे ए-बी और बी-ए में तजनीसी रबत है। जी, आपका ये हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, फिर हम चलेंगे नावल पे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सबको समझ आ गई है? चलें जी, हम अपने नावल पे चलते हैं, अगर नहीं कुछ आपने पूछना तो। अस्सलाम वालेकुम मैम, नेक्स्ट स्लाइड। आपको वॉइस आ रही है मैम? गाय से निकला है। दान, इसके नाम एक्सक्यूज़ मी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
मैम आवाज नहीं आ रही, ना स्लाइड शो हो रही है आपकी। आप मैम आई थिंक अगेन लेफ्ट करके ना फिर ज्वाइन करें, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही और आपकी स्लाइड भी शो नहीं हो रही। आई थिंक मैम के साथ कोई नेटवर्क इशू है। मैम अब आपकी स्लाइड शो हुई थी बट अब आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सॉरी, आई थिंक नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम था। एम किरण, अब मैं, मेरी वॉइस ऑडिएबल है? जी आपकी वॉइस आ रही है मैम। ठीक है, मैं फिर आगे करती हूँ। जी, हम प्रेमचंद का नावल पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि ये बेहतरीन नावल है, उनके आखिरी नावलों में से एक है। और क्या कहते हैं, सरमायादारों, किसानों और मजदूरों की कशमकश जो है उसको इसमें मौजूए बहस बनाया गया है। टोटल सफ़ात इसके 596 हैं। देहात और शहर दोनों की जिंदगी को इसने क्या कहते हैं अपने दामन में सपोया है। टोटल सफ़ात आपने याद रखनी है 996। अबवाब इसके हैं 36 और किरदार इसके जो हैं वो जनाब काफी सारे हैं। मरकजी किरदार इसका है गांव का सरदार जो है होरी। होरी जो है वो इसका हीरो है, मरकजी किरदार है, और उसकी बीवी जो धनिया है वो इसकी हीरोइन है। तो मरकजी किरदार होरी है जो एक गांव में रहता है, अदना काश्तकार है।
उसका कुंबा उस कितने अफराद पर मुश्तमिल है, उसका एक बेटा है, बीवी जो है उसका नाम धनिया है, बेटा जो है उसका नाम गोबर है, 2 बच्चियां हैं, एक का नाम रूपा और एक का नाम सोना है, और टोटल 4 बीघा जमीन उसकी है। और अब 4 बीघा जमीन पे वो क्या कहते हैं, मुतवस्सित तबके का एक किसान है, दिन रात वो मेहनत करता है, एक वक्त उन्हें खाना मिलता है, एक वक्त नहीं मिलता, और ऐसे में वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता, तो वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। तो जैसा जैसा टाइम गुजरता है वो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा साधा और नेक है, बल्कि वो क्या कहते हैं, अपनी गर्ज और जरूरत के लिए चालाकियां और मकरो फरेब से काम लेना भी जानता है। उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक गाय रखे। नाम पे गौर करें, ग्योदान, गाय देना, गाय ग्योदान। अच्छा, इसको जो हिंदी है उसमें गायोदान कहते हैं। वो क्या है, उसका जो बेटा है उसका नाम क्या है, गोबर, बेटियां हैं रूपा और सोना। अब वो क्या कहते हैं, गाय के लालच में बोला आहिर जो एक जिम्मेदार है उसको एक लालच देता है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, और उससे एक गाय लेकर अपने घर में बांध लेता है। गाय आ जाती है, वो 5 किलो दूध देती है और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो जो होरी का भाई है हीरा, वो होरी के भाई का नाम है हीरा, वो इससे जल जाता है, वो जहर लेके उस गाय को दे देता है और गाय मौके पर मर जाती है। होरी की आरजू और खुशी आरजी साबित होती है। अब चूंकि वो बोला अहीर से गायें फरेब के जरिए हासिल करनी, उसके साथ जाता था, तो उसका बेटा गोबर भी जाता था उधर। तो बोला आहिर की जो बेटी थी झनिया, वो बेवा थी, तो गोबर ताल्लुकात कायम कर लेता है झनिया से। अब हिंदू मुआशरे में बेवा औरत की शादी करना बहुत मनहूस नहूसत का मारा समझा जाता है। तो गोबर क्या है, जनिया को वहां से भगाकर होरी के घर यानी अपने घर ले आता है, और अपने बाप होरी के डर से जनिया को अपनी मां धनिया के पास छोड़कर शहर भाग जाता है। अब गाय मर चुकी है और दुनिया की तकलीफों का सामना करने के लिए होरी अकेला रह जाता है। अब हिंदू मुआशरे की उसने एक रस्म तोड़ दी है कि उसने क्या कहते हैं, जो बेवा औरत है उसका बेटा उसको भगा कर ले आया है, तो सारे जिम्मेदार सारे साहूकार उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो होता क्या है कि इंतकाम के तौर पर वो उसके बैल खोलकर बुला आहिर को दे देते हैं, फसल की सारी पैदावार सरमायादार ले जाते हैं, और वो पाई पाई को मुताज हो जाता है, और एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है, तो गोबर जो शहर भाग गया होता है वहां जाके वो कुछ सीख जाता है, वो कमाने लगता है, तो वो वापस गाँव आता है, तो होरी की जिंदगी में जैसे बहार आ जाती है। लेकिन गोबर दुनिया की चालाकियां सीख चुका है, वो अपने बाप को कहता है कि ये काम छोड़ दो, ये आपको लूट रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोग शहर आ जाओ, यहाँ ये सारी गलत रसूमात छोड़ दो। लेकिन होरी चूंकि रस्म रिवाज का पाबंद होता है, तो वो अपनी पुरानी वजह छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो गोबर तंग आकर अपनी बेटी झनिया और अपने बेटे को लेकर शहर चला जाता है। अब हालात की सितम जरीफी का मुकाबला करने के लिए होरी और उसकी बीवी धनिया रह जाती है। झनिया बहू थी, तो उसकी दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। बड़ी बेटी सोना का की शादी वो कर्ज लेके कर देता है, और ज्यादा यानी वो लगान के नीचे आ जाता है। कर्ज देने वाले किस नीयत पे होते हैं कि इससे जमीन ले लेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक रवायती किसान होता है, वो नहीं चाहता कि मैं अपनी जमीन बेचूं। तो जमीन बचाने के लिए वो छोटी बेटी जो अब जवान हो चुकी होती है रूपा, उसकी शादी जो है एक बूढ़े जो है उसको वो बेच देता है, अपनी बेटी 200 की। बूढ़े जिसको बेचता है उसका नाम राम सेवक होता है, और उसको 200 रुपए में बेच देता है। अब होता कि जमीन बच गई, बेटी बिक गई। अब
बाकी हालात तो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन होरी की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। तो होरी जो है वो सुबह शाम मेहनत करता है ताकि, मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ क्योंकि मैम का टाइम हो रहा है, ताकि वो किसी तरह गाय ले ले। तो इस मेहनत के चक्कर में वो दिन रात नहीं देखता। इसी तरह वो एक दिन क्या कहते हैं तपश में जाता है मजदूरी करने, तो रास्ते में उसे हीट लग जाती है, लो लग जाती है और वो मर जाता है। अब होरी की आखिरी रसूमात करने के लिए पंडित कहते हैं कि गाय का दान करो, यानी गायो दान करो। तो वो गायो जो होती है वो उनके घर नहीं होती, वो तो उस गायों को देखने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते करते मर जाता है। तो उसकी घरवाली जो होती है उसने अपनी सुतली बेची होती है, वो उसके 20 आने लाती है और होरी के ठंडे हाथ पर रखती है और कहती है कि मेराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गयोदान है, और गश खाकर गिर जाती है। अब इसके जो किरदार हैं वो मैं आपको बता दूं, बाकी आपने खुद करने हैं कि होरी, धनिया और गोबर मरकजी किरदार हैं। होरी नावल का हीरो है, उसे बड़े बड़े काश्तकार जो हैं महतो कहते हैं। धनिया होरी की बीवी है, गोबर बेटा है। बोला हीर वो होता है जिसकी बेटी धनिया गोबर बगा कर लाता है। सोना बड़ी बेटी, रूपा दूसरी बेटी जिसे 200 में बेचा जाता है। और बुला हीर वो है जिससे वो गाय लेता है। और क्या कहते हैं हीरा उसका क्या कहते हैं भाई होता है जो गाय को जहर देता है। चुन्नू जो है वो होरी का पोता और गोबर का बेटा है। बाकी ये कि आपने जो लेक्चरशिप वाले हैं उन्होंने इसके आगे प्रेमचंद जो है, इनका असल नाम धनपत राय था, और नवाब राय, इनके बारे में टोटल आपने पढ़ना है। मैंने इसीलिए डाल दिया है कि आपको, और बाकी लोग एक दफा नावल पढ़ लेंगे वो भी मेरे ख्याल में काफी है। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। थैंक यू मैम किरण, आपका थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया है। मैम किरण आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, आपकी स्लाइड शो हो रही है और वॉइस भी ठीक है। यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सर। अच्छा जी, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जो कारवान की बुक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा हम शुरू से डिस्कस करते आते हैं ताकि जब हम यहाँ पहुँचे तो हम अपना लेक्चर भी स्टार्ट कर सकें। ये देखें इसका इंग्लिश पोर्शन में सबसे पहले सिनोनिम्स, और देखें ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, वाज़े हैं, क्लियर नज़र आ रहे हैं। देन एंटोनियम्स, आफ्टर दैट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आ जाते हैं जिसे हम नरेशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, जो हम लोग रीड आउट कर रहे हैं। 4 कर चुके हैं, 4 हमने आज करने हैं। फिर है हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस या यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और लास्ट में जो चीज़ हमारे पास बचती है वो है सेंटेंस कंप्लीशन, कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कैसे होते हैं, उनके कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो कंप्लीट होंगी। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ये भी करना है। और सबसे आखिर में देखें, आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए आप लोग छठी से लेके और ऑलमोस्ट 10वीं तक की सारी जो इंग्लिश की किताबें हैं उनमें जो ग्रामर है उसे आप लोग लाजमी करेंगे। तो वही जो ग्रामर है वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। सेट बने हुए हैं इसके, 11 सेट पहले हैं,
फिर ग्लॉसरी है जो आई हुई है, बार बार रिपीटेड है 6वीं से लेके 10वीं तक की बुक्स में वो। उसके बाद टोटल आगे 16 सेट हैं, आई थिंक सॉरी 31 के करीब है, ये 36 के करीब है। और ये सारी रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह जो है सारी इसी के अंदर आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 6ठी की बुक जो है उसमें पहले 4 चैप्टर्स बने हुए होते हैं, और 4 चैप्टर्स जो हैं उसके बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है जिसमें वो 4 के 4 चैप्टर्स जो है उसका एक मिक्सचर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी नेक्स्ट 4 चैप्टर्स की। इसी तरीके से हमारी रिव्यू एक्सरसाइजेज जो हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। ये सारी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी, ये आपको आज सेंड कर दी जाएगी। आप लोगों ने अब क्या करना है कि मैंने सब कुछ हुआ है, मैंने समझाया है, पढ़ाया है, ग्रामर जो है उसके हवाले से भी आप लोगों को जितना हो सकता था उतना बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप लोग मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से, ठीक है। आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर है किस हवाले से, ग्रामर के पोर्शन के हवाले से। और इसके बाद जो हमारे 2 लेक्चर्स होंगे उनमें अगर आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप ग्रुप में बाहिमी मशावरत करके उस चीज के मुतालिक मुझे बता दीजिएगा। मैं वो लेक्चर आप लोगों को अगेन एक बार दे दूंगी, ठीक है। 2 दिन है और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें ग्रैंड टेस्ट के लिए। ग्रैंड टेस्ट में जितना कुछ पढ़ा है अब मैं गिनवाना चाहती हूँ जरा आप लोगों को। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल, उसकी स्लाइड आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर, सिमेंटिक भी और स्ट्रक्चरल भी। उसके बाद हमारे तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। फिर हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आफ्टर दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद हमारी यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन एंड देन पंक्चुएशन। ये 8 स्लाइड्स बनती हैं। 8 की 8 स्लाइड जो हैं ये आपने 2 दिन में 4-4 स्लाइड करके डिवाइड करनी है। यानी पहले 4 दिन जो हैं आप पहली 4 स्लाइड्स जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, और अगले जो 4 दिन हैं उनमें आप नेक्स्ट जो 4 स्लाइड्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। एमसीक्यूज आप इस बुक वाली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्लाइड के अंदर आ रहा है मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस आ रहा है फर्स्ट उसके अंदर, या फिर हमारे टेंसेस वगैरह जो है टेंस के अंदर आ जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आप इस बुक वाली एमसीक्यूज जो हैं उन्हें भी याद कर सकते हैं। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपको 200 जो बेसिक सिनोनियम एंटोनियम थे वो करवाए गए हैं, जिसके अंदर आपको सिनोनियम्स भी करवाए गए हैं, एंटोनियम्स भी करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, इंशाल्लाह जब सीट्स अनाउंस होंगी और आप लोगों को तैयारी करनी होगी तो आप लोगों की ये बुक्स जो हैं ये काफ़ी काम आएंगी, ठीक है। आपने इनके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को भी याद करना है। जो कॉमन एरर्स वगैरह हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, उसको रिमेंबर करना है। देखिए काम होता है एक टीचर का गाइड करना, पढ़ाना। एक टीचर अपने ये काम बखूबी करता है। अब जो स्टूडेंट है उसका काम ये है कि वो जो गाइडलाइन उसे मिली है उसको प्रॉपरली फॉलो करे, और फॉलो करने के बाद उसको रिमेंबराइज मतलब उसको रिमेंबर करेंगे तो आप लोगों को कोई बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको खाली लेक्चर लेने से बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग ग्रैंड टेस्ट लाजमी दीजिएगा। लास्ट के 2 लेक्चर जो मेरे रहते हैं उसमें मैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती वो करवा दूंगी, अदरवाइज हम लोग ग्रैंड टेस्ट की तरफ चलेंगे। और आप लोगों ने जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं उसमें 4-4 स्लाइड्स डिवाइड करके मुझे बता देना है कि हम लोगों ने ये सारी स्लाइड जो रीड आउट की हुई हैं इनमें से हम कितनी स्लाइड्स का फर्स्ट डे टेस्ट देंगे और कितनी स्लाइड्स का हम सेकेंड डे टेस्ट देंगे, ठीक है। ये अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, कोई भी मुझे बता देगा और उसी तरीके से फिर मैं आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और जाहिर है टेस्ट बनाने में आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि आप लोग प्लीज जरा अटेंटिव होके ये टेस्ट याद कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन जो है उसको सॉल्व करना है तो आपको ग्रैंड टेस्ट लाजमी देना चाहिए, ठीक है। तो जी आज हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा आज कॉमन एरर्स हैं इन द यूज ऑफ वर्ब्स। वर्ब के यूजेस में भी हमारे पास कॉमन एरर्स हैं और ये एरर्स कैसे हम लोग ओमिट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वी हैव टेकन आवर डिनर,
वी हैव टेकन आवर डिनर। अब टेकन की जगह पे खाना जो है वो खाया जाता है। तो हमें यहाँ पे अगर राइट डाउन करना है तो हमें कौन सा वर्ब, रेगुलर वर्ब जो है उसके साथ साथ इरेगुलर वर्ब जो है उसको लगाना पड़ेगा। रेगुलर वर्ब हमारा जो है वो आ जाता है यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। और इरेगुलर वर्ब के अंदर ही हमारे पास आ गया ईटन, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव ईटन आवर डिनर। इट विल गिव अस मच प्लेयर टू मेट यू। इट विल की जगह पे, अच्छा ये देखें अब जो न्यू डिक्शनरीज आई हैं और जो न्यू स्फेयर बना है मॉडर्न इंग्लिश का, उसके अंदर विल की जगह पे शैल यूज होता है। तो क्या होगा, इट शैल गिव अस मच प्लेयर टू मेट यू, ठीक है। ही लेड टू रेस्ट, ही लेड हिमसेल्फ डाउन टू रेस्ट। यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं, उसको कंटेक्चुअली तो ठीक था वो यहाँ पे ही लेड टू रेस्ट, उसको कंसेप्चुअली ठीक बना रहे हैं, ही लेड हिमसेल्फ डाउन टू रेस्ट। वहां पे आप उसे क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव वे के अंदर राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही हैंग्ड हिज कोट, तो यहाँ हैंग की जगह पे आप हंग हिज कोट भी लगा सकते हैं। ही हंग हिमसेल्फ विद अ रोप, तो यहाँ क्या आएगा, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ रोप, क्योंकि ही हंग हिज कोट, उसने क्या किया जी, कोट पहना। कोट थी एक पहनने की चीज, और जो रस्सी है वो लटकाने वाली जो चीज है एक बेजान चीज है, और जो कोट है वो उसने खुद हिमसेल्फ अपने आप में वेयर किया है। दैट्स वाई वहां पे क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करनी है, और उसके साथ आपने कौन सा जी, हमारा जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करना है। ही वेयर्स अ लॉन्ग बियर्ड, आपको वेयर्स, अब बियर्ड जो है हमारी दाढ़ी जो है वेयर कोई नहीं करता, ठीक है, वो होती है। तो यहाँ क्या होगा, ही हैज अ लॉन्ग बियर्ड। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, अब देखें स्टूडेंट्स है तो यहाँ क्या होगा, आर एब्सेंट टुडे। हेल्पिंग वर्ब में आपने चेंजिंग कर देनी है। आई हैव रिटन हिम, आई हैव रिटन टू हिम, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं जी, इन्फिनेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं। आगे है जी, वी कीप साइलेंस, वी केप्ट साइलेंट, ठीक है। कीप साइलेंस एक चीज होती है, किस चीज के लिए, जैसे अब साइलेंस के लिए मैं एक पर्सन को नॉमिनेट करती हूँ, एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के लिए अगर मैं साइलेंस वर्ड यूज करूंगी तो मैं ठीक यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं वी भी लगा रही हूँ और फिर मैं साइलेंस यूज करूंगी तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वी केप्ट साइलेंट। ग्रेप्स मेड इट्स माउथ टू वाटर, यहाँ पे वाटर के साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक एग्जैजुरेशन हो जाएगी, और हमें सेंटेंसेस के अंदर एग्जैजुरेशन नहीं करनी, उनको बढ़ाना नहीं है, एग्जैजुरेट नहीं करना। ग्रेप्स मेड इट्स माउथ वाटर, ठीक है। आई वुड रादर टू डाई देन टू बेग, आपने यहाँ पे रादर टू डाई की जगह और देन टू बेग की जगह सिंपली करना है आई वुड रादर डाई देन बेग। तो यहाँ पे डाई और बेग जो है उन दोनों का कंपैरिजन देन कर चुका है, तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। I am living here for 10 years. I have been living here for 10 years because you are writing for. If you are writing for, तो आपने क्या बताया है, एक point of time. अगर आप एक point of time बता रहे हैं तो आप कौन सा tense यूज करेंगे, present continuous tense यूज करेंगे, जो कि perfect sense में आएगा, present perfect continuous tense, ठीक है। Didn't you hear me? Yes, I did not. तो यहाँ पे क्या होगा, didn't you hear me? No, I do not. Yes, I do not नहीं आएगा, no, I do not नहीं, मैंने नहीं सुना था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टैग क्वेश्चन में yes और no का जो फर्क है वो क्लियरली राइट डाउन करना है। आगे है, this pencil is belong to me. Simply this pencil belongs to me. He has come yesterday, तो ये आप पहले भी आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर he has आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, आगे come आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये has have है, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे he came yesterday आ जाएगा, ठीक है। I will take my food when you went, ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में ही बता के आई हूँ कि यहाँ पे विल की जगह शेल यूज होता है, आई शेल टेक माई फूड व्हेन यू गो, वेंट की जगह पे आप गो भी लगा सकते हैं। इफ ही विल कम आई शेल गो, ठीक है, इफ ही कम्स आई शेल गो, ठीक है, इफ ही कम्स, विल कम नहीं, इफ ही कम्स आई शेल गो। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ के बाद हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस रखने की कोशिश की है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखें अब सिंस आ गया है, तो मैं आपको पहले बता के आ चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या होगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग,
I dare not to go there. तो यहाँ पे आपका होगा I dare not go there. To go there लगाने की जरूरत नहीं है. He walks as if he was blind. He walks that as if he were blind. जाहिर है उसने क्या किया, उसकी 2 आईज हैं, that's why हम क्या लगाएंगे, were लगाएंगे. अब यहाँ देखें वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो यहाँ पे होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. नॉट लगाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप लेस्ट लगा चुके हो. दोनों का जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन है उनका कंपैरिजन आप लेस्ट से कर चुके हो. द hen हैज लेड एग. द hen हैज लेड एन एग. आप ये जानते हैं कि एग से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा. इफ आई शैल गो टू द फेयर आई शैल बाय टॉयज फॉर यू. सिंपली इफ आई गो टू द फेयर आई शैल बाय टॉयज फॉर यू. दोनों जगह पे आप अगर शैल लगाएंगे तो आपको दोनों जगह पे टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे. दैट्स वाई हमने फर्स्ट जो है उसके अंदर शैल नहीं लगाया. माई हार्ट इज पेनिंग, सॉरी माई हेड इज पेनिंग. तो यहाँ पे पेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं आता, यहाँ पे एचिंग आता है क्योंकि हेड एक होता है, हेड पेन नहीं होता. ठीक है. माई बुक हैज स्टोलन टुडे, माई बुक हैज बीन स्टोलन टुडे. ठीक है. हैज के साथ हमने क्या लगाया है, बीन लगाया है, क्योंकि टुडे वो आज ही आज जो है वो गुम हुई है. मतलब एक काम जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में आके फिर परफेक्ट में आया है. अब यहाँ पे कॉमन एरर्स हैं. द यूज ऑफ एडवर्ब्स. ही केम हेयर 4 days बिफोर. ठीक है. ही केम हेयर 4 days ago आएगा, 4 दिन पहले. आई एम वेरी ऑब्लाइज टू यू, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू. ये क्या होगा, ये मुअद्दबाना अंदाज के लिए मच लगाया हुआ है. डू यू नो टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम. तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू स्विम का इजाफा होगा क्योंकि हम इसे क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं. दिस टी इज वेरी हॉट टू ड्रिंक, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. यहाँ पे टू टी डबल ओ टू जो है वो कंपैरिजन शो करेगा. मिल्क इज क्वाइट यूजफुल फॉर अस. यहाँ पे क्या होगा, मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस. राइस सेल्स डियरली हेयर. यहाँ पे क्या होगा, राइस सेल्स डियर हेयर, मतलब राइस जो है ना उसको बहुत ज्यादा मतलब सेल किया जाता है यहाँ पे. द ट्रेन रन्स फास्टली. तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन रन्स फास्ट. अगर आप लोगों ने ये एडवर्ब लगाना ही है तो आप क्या करेंगे, फास्टली की जगह पे फास्ट लगाएंगे क्योंकि वहां पहले रन्स है. I request him to kindly help me. Simply I requested him kindly to help me, या फिर I requested him for help. आप ये भी लगा सकते हैं. I requested him for help. This box is too strong. This box is very strong. यहाँ पे आप उसको मुअद्दबाना अंदाज के लिए यूज कर रहे हैं. This letter is bad written. दिस लेटर इज बैडली रिटन. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने रिटन की क्वालिटी में इजाफा कर दिया बैडली बना के उसको. ठीक है. आई वेंट डायरेक्टली टू हिज फादर, आई वेंट डायरेक्ट टू हिज फादर. आई एम वेरी हैप्पियर टुडे. आपको हैप्पियर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप वेरी लगा रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी टुडे हो गया. यस आई विल नॉट कम. ठीक है. यस आई विल कम, यस लगा रहे हैं तो आप नॉट किस लिए लगाएंगे, यस आई विल कम आएगा सिर्फ. नो यू मस्ट डू इट. ठीक है. नो यू मस्ट नॉट डू इट, क्योंकि अगर आप पहले नो लगा रहे हैं तो बाद में भी तो नो लगाएंगे ना आप. इट इज बिटर कोल्ड टुडे, इट इज बिटरली कोल्ड टुडे. यहाँ पे कोल्ड जो है उसके मैंने में इजाफा कर दिया बिटरली ने. ही प्लेज हॉकी एज हिज ब्रदर. ही प्लेज हॉकी लाइक हिज ब्रदर, बिल्कुल अपने भाई की तरह. एज हिज ब्रदर, अगर एज जो है लगाना होता तो आप थिंक के लिए लगाते, यहाँ पे एक पर्सन के लिए है तो आपने लाइक लगाया है. वी स्कार्सली सी अ बेयर. तो यहाँ पे स्कार्सली की जगह रेयरली आ सकता है. मेडिसिन आर गिवन फ्री टू द पुअर, मेडिसिन आर गिवन फ्रीली टू द पुअर. यहाँ पे इसको क्या किया, एडजेक्टिव बनाया है क्लियर कॉन्टेंशन के अंदर. द पेशेंट रिकवर्ड डे बाय डे. ठीक है. द पेशेंट रिकवर्ड ग्रेजुअली, डे बाय डे की जगह पे ग्रेजुअली लगाएंगे तो वो ज्यादा सूटेबल होगा. आई एम वेरी मच हैप्पी, आप सिंपली लगाएं आई एम वेरी सॉरी, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी, और आप सिंपली लगाएं आई एम वेरी सॉरी. I told you this long before, I told you this long ago. Before की जगह पे ago आ गया. He behaved cowardly, he behaved like a coward. ठीक है. cowardly की जगह पे he behaved like a coward. उसके बाद you played good, you played well. He is sorry, the weather is cloudy, it will perhaps rain. The weather is cloudy, it will probably rain. Perhaps की जगह पे probably rain जो है लगाना ज्यादा suitable होगा. Common errors in the use of preposition. His wife is angry on me. ठीक है. तो आप याद रखें angry with me आएगा because wife is a person. ठीक है. His wife is angry with me. He write with ink.
he write in ink, ink के साथ लिखता है वो। he is suffering from fever आएगा, not with fever। he died from cholera, यहाँ पे he died of cholera, cholera की वजह से वो मरा है। she was married with him, she was married to him। with की जगह पे आपका क्या आएगा, to आएगा। put it in your pocket, ठीक है, पुट इट इनटू योर पॉकेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज मूव कर रही है ना, मैंने बताया था अगर वो मूव कर रही हो एक सरफेस से रिलेटेड एरिया पे मूव कर रही हो तो आप ऑन टू या इनटू लगाते हैं। ही प्लेड कार्ड्स, ही प्लेज द कार्ड्स। she loves with her children, simply she loves her children। you are like a brother for me, brother to me आएगा। look this word in the dictionary, look up this word in the dictionary, look up this word, यहाँ पे इसको क्लियर करना है आपने। he passed in the examination, he passed the examination। in the लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि examinations जो हैं वो क्या है जी, एक thing है और thing जो है उसमें आपको इन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है he came here on train, he came here by he came here on train, he came here by train। ट्रेन और जो ये हमारी जो ये बस स्कूल बस और डिफरेंट जो ये हमारी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए हम बाय यूज करते हैं। आई एम थैंकफुल ऑफ यू, इसकी जगह पे आप सब जानते हैं आई एम थैंकफुल टू यू आएगा। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। वी रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, we reached the railway station, simply आपको at the railway station लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप reached लगा चुके हैं। he was pleased on us, he was pleased with us। I shall say this at his fact, I shall say to his face, ये ज्यादा suitable रहेगा। send this letter on his address, ठीक है, send this letter to his address। और यहाँ आएगा teacher beat me by a stick, the teacher beat me with a stick, by a stick नहीं आएगा। we shall reach there on 3 PM, on की जगह पे आएगा at, ठीक है। PM वर्ड आ गया है यहाँ पे तो वो क्या चीज शो कर रहा है, एक प्रॉपर टाइमिंग को, और प्रॉपर टाइमिंग के लिए हम लोग at लगाते हैं। divide these oranges among 2 boys, between 2 boys आएगा, दोनों के दरमियान। we differ from you in this matter, we differ with you in this matter। I shall accompany with you, I shall accompany you, with लगाने की जरूरत नहीं है। he is ill from fever, ill with fever आएगा। it is time to rest, it is time for rest आएगा, ठीक है। common errors conjunctions में इसे भी देख लेते हैं। although he is poor but he is honest, although के साथ क्या आता है, yet आता है, but नहीं आता। although he is poor yet he is honest। walk carefully lest you should not fall down, walk carefully lest you should fall down, not लगाने की फिर जरूरत नहीं है, मैं पहले बता के आ चुकी हूँ कि lest लग गया है तो वहां पे not लगाने की जरूरत नहीं है। no sooner he reached home when the clock struck 9, no sooner did he reach home then the clock struck 9। no sooner के साथ हमेशा then लगता है। ये हमारे कंपैरेटिव्स होते हैं, लाइक अगर आप नाइदर लगा रहे हैं तो उसके साथ नॉर लगाएंगे, आइदर लगा रहे हैं तो उसके साथ और लगाएंगे। नाइदर हामिद नॉर राशिद हैव कम येट, नाइदर हामिद नॉर राशिद हैज कम येट, ठीक है। ना हामिद ना राशिद दोनों की अलग अलग बात हो रही है तो यहाँ हैव की जगह हैज लगेगा। बोथ ही एंड आई हैज रिफ्यूज्ड टू गो, बोथ ही एंड आई हैव रिफ्यूज्ड टू गो, यहाँ पे क्योंकि पहले बोथ आ चुका है, वहां नाइदर था वो सिंगुलर को शो करता है, यहाँ बोथ है ये प्लूरल को शो करता है। आइदर यू और योर फ्रेंड हैव स्टोलन, तो जाहिर है यहाँ पे आइदर की बात हो रही है, नाइदर हो गया आइदर हो गया, दोनों सिंगुलर फॉर्म को शो करते हैं, दैट्स व्हाई आइदर जो है उसके साथ हम लोगों ने हैज लगाना है। हैज क्या है, हमारा सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है। I cannot say if you will come or not, I cannot say whether you will come or not, तो यहाँ पे weather लगाना ज्यादा suitable होगा क्योंकि if condition जो है उसके लिए लगता है और जो weather है वो लगता है डामाडोल सिचुएशन के लिए। I read such books which are interesting, I read such books as are interesting, जो कि इंटरेस्टिंग होती हैं उनको ही मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। which are interesting में नहीं आएगा ये। Not only he wrote a letter but he went there, not only के साथ but के बाद also भी लगेगा, not only but also, ठीक है।
Not only did he write a letter, but also he went there. I had scarcely gone out then it began to rain. I had scarcely gone out when it began to rain. Scarcely के साथ when लगता है. उसके बाद देखिए यहाँ पे because he is gorgeous, therefore everybody loves him. Because he is gorgeous, everybody loves him. Therefore लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले because लगा चुके हैं. Hardly we had reached home, then it began to rain. Hardly we had reached home, then की जगह when it began to rain. Kindly excuse me coming late. Kindly excuse my coming late. Me coming late नहीं, my coming late. ठीक है. Supposing if you fail, what will you do? Supposing you fail, what will you do? या फिर if you fail, what will you do? तो ये दोनों ही ठीक होंगे. Scarcely I left home, it began to rain. Scarcely had I left home when it began to rain. ठीक है. He cried as if he was mad. He cried as if he were mad. ठीक है. He cried as if he were mad. Mad जो है हमारा एक प्लूरल कॉनोटेशन में आता है और ये जो प्लूरल कॉनोटेशन है उसके लिए हम लोग वर लगाएंगे. ठीक है. You must either go or I. तो यहाँ पे either you or I must go. क्लियर सेंस में आपने बात करनी है. As he is fat, so he runs slowly. As he is fat, he runs slowly. So लगाने की जरूरत नहीं है. Until he does try, he must be punished. Simply आप लोग लिखें he must be punished until he tries. I am fond of all games. As for an example, hockey. I am fond of all games. उसके बाद comma. For example, hockey. ठीक है. I want to know as to why I have been detained. I want to know as to why I have been detained. ठीक है. He called me as a fool. He called me a fool. As लगाने की जरूरत नहीं है. He was angry, therefore I ran away. Therefore की जगह पे आप लिखेंगे he was angry, so I ran away. I am glad for tomorrow is holiday. I am glad because tomorrow is a holiday. That is a correct sense of tomorrow. ठीक है. MCQs जो है मैंने आपको दी थी 45 तक. आज उनका मैंने टेस्ट भी लिया और टेस्ट PDF में इसी वजह से ही लिया है बिकॉज ये MCQs जो हैं ये गूगल फॉर्म पे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता और आप लोगों का भी मतलब जाहिर है आप लोग भी टेस्ट करते हैं. अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने राइट डाउन करके मुझे सेंड करना है और आंसर की ऑलरेडी आप लोगों के पास है, फिर भी कहेंगे तो मैं आपको आंसर की बना दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कल जो है इसका 46 से एंड कंप्लीट 73 तक आपने ये MCQs जो हैं इनको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से. और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको देना चाहती हूँ ये सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेज हैं. जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये आती जाएंगी. ये टोटल हमारे पास इस वक्त 16 एक्सरसाइजेज हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जिसमें 2-2 3-3 MCQs हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने कल के लिए 45 to 73 आपने करनी है कॉमन एरर की MCQs और उसके बाद आपने ये 16 एक्सरसाइजेज जो हैं इनको रिमेंबर कर लेना है. ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो याद करने में और आप लोगों को पता भी चल जाए कि याद करना कितना ईजी है इन एक्सरसाइजेज को. अगर आपने अब इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना SSC वाला लेक्चर स्टार्ट करती हूँ. एंड आज बहुत कम लोग हैं सीरियसली, ओनली 4 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे. खैर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को SSC वाले आप लोगों को कल के लिए एक एक्सरसाइज जिम्मे लगा रही हूँ. मैंने आपको पोइट्री जो है यहाँ था पोइट्री एंड इट्स फॉर्म्स, इसके MCQs जो है वो मैंने दी थी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएं. फर्स्ट 100
फर्स्ट 100 बनती हैं जी यहाँ पे 100। हु वाज द राइटर ऑफ ऑड अलेक्जेंडर फीस्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो है आपने 101 से लेके और 175 तक ये सारी की सारी जो इसकी एमसीक्यूज हैं इनको याद करना है। कल का जो टेस्ट है वो इसमें से बनाऊंगी। ये आप लोगों को इस वजह से दिए ताकि जब आप आगे याद करें, देखें जैसे ड्रामा और उसकी मेजर फॉर्म्स का बताया गया है, मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, ठीक है, इंटरव्यूज, ये सारे इनके नाम भी बताए गए हैं। फिर उसके बाद ड्रामाटिस्ट के नेम हैं, उन्होंने ट्रेजेडीज कौन सी लिखी, ट्रेजेडीज के ऊपर रिमार्क्स क्या क्या थे, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे याद करेंगे। और इसकी एमसीक्यूज देखें यहाँ पे, इसकी टोटल हमारे पास हैं जी 200 एमसीक्यूज। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कुछ और याद करने की जरूरत है, ठीक है। सारे यौन रेज की ऐसे एमसीक्यूज जो हैं वो भी बनी हुई हैं, उनके बारे में डिटेल भी दी गई है इस बुक के अंदर और ये बुक मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने आज जो पढ़ना है लिंग्विस्टिक्स पोर्शन को पढ़ना है। अब जो लोग नहीं आए अब ये उनका लॉस है। तो अब लिंग्विस्टिक्स की हम मेजर डेफिनेशंस के बारे में आज बात करेंगे जिनके बारे में सबको ही पता होना चाहिए। तो हमारा जो लिंग्विस्टिक्स पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिमेंटिक्स, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स। सिंपली मीनिंग्स हो गए, वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इनके बारे में जानना सिमेंटिक्स कहलाता है। आगे आपने सिमेंटिक्स की असाइनमेंट भी पढ़ी होगी लिंग्विस्टिक्स के अंदर कि जितने भी मीनिंग्स होते हैं उनकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, वो 7 तरीके के मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्चुअल अलग होते हैं, कंसेप्चुअल अलग होते हैं, कॉनोटेटिव होते हैं, डेनोटेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मीनिंग्स हैं और मीनिंग्स की टाइप्स हैं उनको रीड आउट करना सिमेंटिक्स कहलाता है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड में क्या डिफरेंस है? सिग्निफायर जो होता है ये साउंड या प्रोनाउंसिएशन होती है किसी वर्ड की। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट रोज, ROSE रोज, ठीक है। और जो सिग्निफाइड होता है वो मीनिंग होता है जो उस वर्ड या प्रोनाउंसिएशन का होता है। जैसे अब रोज जो है, अगर मैं वर्ड जो है लेती हूँ रोज, तो आपके दिमाग में एक रोज की पिक्चर बन जाती है और वो जो पिक्चर होती है वो हमारा सिग्निफाइड होता है। मतलब उस रोज जो है उसको आप तशबीह दे रहे होते हैं किसी चीज के साथ, ठीक है। अब वो रोज जो है वो कुर्सी भी तो हो सकती थी। पहले कुर्सी का नाम अगर रोज रख दिया जाता तो जब मैं रोज का नाम लेती तो आपके दिमाग में कुर्सी आती, ठीक है, तो वो हमारा होता सिग्निफाइड। लेकिन रोज का नाम रोज है, दैट्स वाई अगर मैं रोज नाम लेती हूँ, प्रोनाउंस करती हूँ किसी चीज को, तो वो आपके दिमाग में क्या आता है जी, आपके दिमाग में वही रोज का कंसेप्ट आता है। तो सिग्निफायर हमारा क्या होता है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, और सिग्निफाइड क्या होता है, उस प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग जो उस वक्त आपके दिमाग में आता है। कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होता है हमारा, अभी सिमेंटिक्स के बारे में हम बात करके आए हैं ना, जो वर्ड्स के जरिए मीनिंग कन्वे किया जाए वो हमारा होता है कंसेप्चुअल मीनिंग, कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे थिन, शार्प, स्टील, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नीडल जो है, नीडल उसका मतलब क्या होता है, थिन होती है, वो शार्प होती है, स्टील के बनी होती है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एसोसिएटिव मीनिंग क्या होते हैं हमारे, ऐसे मीनिंग्स जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को। जैसे जो नीडल है, ठीक है, वो पेन से रिलेटेड है, इलनेस से रिलेटेड है, ब्लड से। नीडल होगी तो अगर आप किसी को नीडल मारेंगे तो ब्लड निकलेगा उसको, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आप पेन, उससे आपको पेन होगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एसोसिएटिव। कंसेप्चुअल मीनिंग, अभी हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्चुअल की, तो कंसेप्चुअल मीनिंग जो है उसको एक और चीज भी कही जाती है, उसे डेनोटेटिव मीनिंग भी कहा जाता है। और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को जो है हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है, ठीक है। एसोसिएटिव मीनिंग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉनोटेटिव मीनिंग, ठीक है, उसे कॉनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है हमारा। और सिमेंटिक फीचर क्या होते हैं जी, सिमेंटिक्स के अंदर बेसिक एलिमेंट्स जिसके अंदर ह्यूमंस जो हैं वो अपने मतलब प्लस और माइनस कंसेप्ट जो है एनालिसिस हम वो डालते हैं। यहाँ पे सिमेंटिक फीचर क्या होगा सिमेंटिक्स के अंदर, जिसमें हम लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड भी शो करवाएंगे और नेगेटिव एटीट्यूड भी शो करवाएंगे। सिमेंटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, द हॉर्स इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब आप देखें हॉर्स न्यूज़पेपर कैसे भला रीड आउट कर सकता है, तो ये हमारा सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और एक हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ग्रामर के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। अच्छा, सिमेंटिक रूल क्या होता है, द पार्ट प्लेड बाय नाउन फ्रेज। अगर नाउन फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए किसी सेंटेंस में तो उसका सिमेंटिक रूल होगा। सिमेंटिक रूल को थीमेटिक रूल भी कहा जाता है।
अच्छा जी, रूल्स की कितनी टाइप्स हैं? 7 है, पहले बता के आ चुकी हूँ। कॉमन सिमेंटिक 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट सिमेंटिक रूल जो है उसको एजेंट कहा जाता है या डूअर, और वो क्या होता है? एजेंट जो होता है, जैसे अहमद जो है सेंटेंस के अंदर, वो क्या है? हमारा एजेंट है या डूअर जिसके ऊपर काम हो रहा है। सेकेंड सिमेंटिक रूल जो है उसको पेशेंट कहा जाता है या थीम कहा जाता है, ठीक है? ये रेफर करवाता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल बोट, जॉन स्ट्रीट द बोट। अब उसके बाद थर्ड सिमेंटिक रूल जो है उसे रेसिपेंट कहा जाता है, लेने वाला, रिसीवर। जैसे कि अली, द चिल्ड्रन सेंट अली आ पोस्ट कार्ड, अली रिसीवर है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा थर्ड सिमेंटिक रूल है। फोर्थ सिमेंटिक रूल को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है एक एंटिटी जो परफॉर्म करवाती है किसी एक्शन को, ठीक है? जैसे रेजर, द बॉय कट द रोप विद अ रेजर, तो रेजर ने क्या किया? रेजर ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से, वो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है ना, रेजर ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से क्या हो रही है जी? रोप जो है वो कट हो रही है। दोबारा से आपको बता दूं, फर्स्ट सिमेंटिक रूल हमारा एजेंट था, सेकंड सिमेंटिक रूल हमारा पेशेंट था या जिसे हम थीम भी बोलते हैं, थर्ड जो था वो हमारा रेसिपिएंट था या रिसीवर, फोर्थ वन जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, फिफ्थ वन है हमारा एक्सपेरिमेंटल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। द बॉय फील्स बैड, तो बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कोई जिसकी वजह से बॉय को बुरा फील हुआ, दैट्स व्हाई ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रूल है। सिक्स जो है हमारा वो सोर्स होता है, जैसे कि द बॉय रन फॉर द हाउस, मतलब फ्रॉम द हाउस, वो घर से गया, तो यहाँ पे जो द हाउस है उसके ऊपर क्या हो रहा है? ये एक सोर्स है, एक घर है, एक वजह है, एक जगह है जिससे बॉय निकला है। सेवंथ एंड लास्ट सिमेंटिक रूल जो हमारा वो गोल होता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है कि मोटिव क्या है हमारे, एंटिटी मूव कहाँ करती है। जैसे कि द बॉय वॉक टू द विंडो, कहाँ जा रहा है बॉय? विंडो की तरफ, तो जो विंडो है इस सेंटेंस के अंदर वो हमारा गोल है। अच्छा जी, आगे है डज अ सिमेंटिक रूल जो है वो चेंज करता है पैसिव वॉइस में भी? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि नथिंग चेंज इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसे कि जॉन स्टीयर्स द बोट बिकम्स द बोट वाज स्टीयर्ड बाय जॉन, यानी जॉन जो एजेंट है उसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो सिर्फ द बोट वाज स्टीयर्ड बाय जॉन, सिर्फ इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसके अलावा किसी चीज को हम चेंज नहीं करेंगे। सिनोनिम क्या होता है? द लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू मोर वर्ड्स, मतलब क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से मीनिंग के साथ, ठीक है? जिनके, अब मैं बोलूं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, स्ट्रेस और इंटोनेशन पैटर्न्स डिफरेंट हो, लेकिन उनके जो सिनोनिमस मीनिंग्स हैं वो क्या हो? एक जैसे हो। जैसे कि कंसील और हाइड जो है दोनों का एक ही मतलब है, छुपाना या छुप जाना। एंटोनिमी क्या होता है? एक ऐसा लेक्सिकल रिलेशनशिप जिसमें एक वर्ड के दो अपोजिट मीनिंग होते हैं, जैसे कि शैलो, उसको खोखला भी कहते हैं और डीप, गहरा भी कहते हैं। ग्रेडेबल एंटोनिमी क्या होती है जी? ऐसी एंटोनिमी जिसे ग्रेड किया जा सके, ठीक है, स्केल के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्मॉल मीडियम या लार्ज मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज, ये पिज्जाज वगैरह जो है उसको स्केलिंग की गई है उसकी। नॉन ग्रेडेबल जिसमें हम स्केलिंग ना करें, जैसे अलाइव डेड, एक साथ अलाइव डेड नहीं आ सकता। हाइपोनिमी क्या होती है? द लेक्सिकल रिलेशनशिप ऑफ द मीनिंग ऑफ वन वर्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ वन वर्ड इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। जैसे कि डेफोडिल, डेफोडिल का नाम लें तो दिमाग में फ्लावर आता है, और फ्लावर जो है वो कॉमन नेम है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन डेफोडिल का नाम लें तो डेफिनेटली फ्लावर जो है वो दिमाग में आता है। मैं रोज कहूँ तो रेड रोज आएगा आपके दिमाग में, बाकी कलर्स इतने कॉमन नहीं है ना, इसीलिए। को हाइपोनिमी, टू और मोर वर्ड्स जो हैं वो सेम बॉर्डर को या सेम कैटेगरी को शेयर करेंगे तो वो को हाइपोनिम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग और हॉर्स को हाइपोनिम्स हैं क्योंकि दोनों ही एनिमल्स हैं, दोनों की कैटेगरी सेम है। सुपर ऑर्डिनेट क्या होता है? सुपर ऑर्डिनेट मतलब हायर लेवल का, जैसे डॉग और हॉर्स जो हैं वो सुपर ऑर्डिनेट, उनका क्या हो गया? एनिमल हो गया। प्रोटोटाइप क्या होता है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैटेगरी की जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल रॉबिन जो है इज द प्रोटोटाइप ऑफ बर्ड। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर मैं रॉबिन हुड का नाम लेती हूँ ना तो प्रोटोटाइप है एक ऐसे पर्सन का जो अमीरों से चोरी करता था और गरीबों में सोना या चांदी या डिफरेंट चीजें बांटता था। अच्छा जी, होमोफोन्स क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग्स के साथ सेम प्रोनाउंसिएशन उनकी, जैसे कि टू टू टू, यहाँ पे टू जो है सिंगुलर, वो फॉर्म को शो करवाता है। टू जो है वो हमारे एडजेक्टिव के तौर पे और एडवर्ब के तौर पे यूज होता है सेंटेंसेस में, और टी डब्ल्यू और टू जो है ये क्वांटिटी को शो करवाता है। अच्छा, होमोनिम्स क्या होते हैं?
अभी होमोफोन्स की बात कर रहे थे। होमोनिम्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, जैसे कि मोल एंड मोल। एक जो मोल होता है वो स्किन के ऊपर होता है जिसे हम तिल बोलते हैं, और एक जो मोल होता है वो एनिमल भी होता है जिसे हम खच्चर बोलते हैं। पॉलीसिमी क्या होती है? A word having two or more relatable meanings, for example food of a person या फिर of bed, of mountain, ठीक है, दो related meanings हो, foot of a person एक bed या फिर mountain, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोस्टली यूज वर्ड प्ले कौन सा है? वो होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं और पॉलीसिमी है, ये हम मोस्टली यूज करते हैं। अच्छा जी, मेटोनिमी क्या होता है? A word used in the place of another which is closely connected in everyday experience, for example हॉलीवुड जो है वो इंग्लिश मूवीज के लिए हमेशा यूज होता है यूएसए के अंदर। कोलोकेशन क्या होता है? जो कि टुगेदर मतलब डिफरेंट वर्ड टुगेदर अकर करें, साल्ट और पेपर, साल्ट एंड पेपर, साल्ट अलग चीज है, पेपर अलग चीज है, लेकिन दोनों को हम एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं इनको। लेक्सिकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी? तो लेक्सिकोलॉजी जो होता है ये एक प्रोसेस होता है रीड करने का, राइट करने का, और एक डिक्शनरी को कैसे रीड करते हैं हम, वो लेक्सिकोलॉजी या लेक्सिकोग्राफी के तरीके से करते हैं। अच्छा जी, सोल ऑफ अ लैंग्वेज क्या है जी? वो मीनिंग है, मीनिंग हमारे सोल ऑफ लैंग्वेज है। उसके बाद वर्ड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद सिचुएशन बट आल्सो विद अदर वर्ड्स, वर्ड जो है ना वो सिचुएशन के साथ नहीं दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। किसने डेवलप की थी जनरल सिमेंटिक्स? उसका नाम था एल्फ्रेड हैब्सबर्ग। दो मेन एरियाज सिमेंटिक्स के, एक लॉजिकल सिमेंटिक्स है, एक लेक्सिकल सिमेंटिक्स है हमारी। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? जो कि बड़े पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर बड़े फंक्शंस हो, ब्रेन के अंदर स्टोर करने के काम आए। ज्योग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? जो ज्योग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। डायक्रॉनिक हिस्टोरिकल को बोलते हैं। और कंपैरेटिव या कंस्ट्रक्टिव लिंग्विस्टिक्स जो होती है ये दो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंट्रास्ट करती है, कंपेयर और कंट्रास्ट करती है, ठीक है। साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या होती है? जिसका ताल्लुक माइंड से होता है, इंसानी दिमाग से ताल्लुक रखती है ये। सोशल लिंग्विस्टिक्स हमारे माशरे से ताल्लुक रखती है, माशरे के सारे पहलुओं को उजागर करवाती है, चाहे वो हमारा जेंडर हो, एथनिसिटी हो, एज हो, सोशल क्लास ग्रुप हो। एथनोलिंग्विस्टिक्स ये लैंग्वेज और कल्चर को रिलेट करवाती है। बायोलिंग्विस्टिक्स बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनको और एक लैंग्वेज को फंक्शन करवाती है। अच्छा, क्रियोलिस्टिक्स, क्रियोल्स और पिजन्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो क्रियोल की जो एक हाईएस्ट फॉर्म है दैट इज पिजन, और बोथ क्रियोल्स और पिजन अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्रियोलिस्टिक्स बनता है। एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक्स ये डील करती है जी हमारे डेवलपमेंट के साथ कि लैंग्वेज कितना डेवलप हो रही है, कितनी लैंग्वेज डेंजर हो गई है, कितनी इंडेंजरमेंट से निकल आई है एंड ऑल दैट। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स जो होती है ये डील करती है ऐसी साइंस से जो कि कम्युनिकेशन करवाती है डिसेबिलिटी इन ऑर्डर टू ट्रीट एन इंडिविजुअल। अगर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है ये हमें सिखाती है। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स ये हमारी होती है जी जो हमारे ये मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग्स के अंदर फोरेंसिक आपने लेबोरेटरी सुना होगा जिसमें पता चल जाता है कि कौन सी वॉइस किसकी है, कौन सा फिंगरप्रिंट किसका है एंड ऑल दैट। कॉग्निटिव दिमाग से ताल्लुक रखती है, ये कॉग्निशन से ताल्लुक रखती है, हमारी थॉट्स, हमारी फॉर्म्स, इन तमाम चीजों की स्टडी जो है वो कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स होती है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स ये बताती है हम लोगों को लैंग्वेज स्टडी के बारे में, कॉर्पोरल लैंग्वेज स्टडी के बारे में। ये स्टडी करती है लैंग्वेज को एज एक्सप्रेस्ड इन कॉर्पोरा, मतलब सैंपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट में उसको क्या करती है, डील करने की कोशिश करती है। अब लिंग्विस्टिक्स की फिलॉसफी क्या है? ये स्पेशल साइंसेज है और ये क्या करती है जी, ये हमारे इर्द गिर्द सारे के सारे एरियाज को कवर करती है। टेक्स्ट लिंग्विस्टिक जो है ये डिस्क्राइब करती है एनालिसिस को टेक्स्ट के, कम्युनिकेशन के। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है हमारा, जिसमें हम पूरे के पूरी जो एक हमारी जिसे मैं कहती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है उसकी रिसर्च मेथड के तौर पे इस्तेमाल करना, उसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स न्यूरॉन्स से रिलेटेड है जो कि स्ट्रक्चर है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, हमारे ब्रेन का। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एक होती है अप्लाइड जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म में होती है और एक होती है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करती है। अच्छा जी, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ये कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड है, उसका एनालिसिस, उसका सिंथेसिस, उसका कंप्रीहेंशन, ये तमाम चीजें जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर होती हैं। ओके जी, लिंग्विस्टिक फिलॉसफी क्या होती है?
ये हमें बताती है कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं एक पर्सन के, उनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जरा छोटे पैमाने पर होती है, ये लैंग्वेज सिस्टम से रिलेटेड होती है। ये भी फोनोलॉजी क्या होता है जिसके अंदर, इसके अंदर के कैसे स्पीच साउंड जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रोड्यूस होते हैं। फोनोलॉजी स्पीच साउंड की स्टडी, स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सिंक्रोनिक, पहले हम डायक्रॉनिक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को पढ़ के आए थे। सिंक्रोनिक क्या होती है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी है। प्रेजेंट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट की, पास्ट की हो रही है तो पास्ट की। इसे डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। सिंपली डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऐसे टेक्स्ट आता है, ऐसा स्ट्रक्चर आता है जो कि हिस्ट्री के किसी एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड हो। ग्रामर या सेंटेक्स क्या होता है, ग्रामर जो होता है एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, और सेंटेंस को अरेंज करना ग्रामेटिकली सिंटैक्स कहलाता है। वही सिमेंटिक्स प्रैग्मेटिक स्टडी है मीनिंग की। प्रैग्मेटिक्स जो है वो हमारी कॉन्टेक्चुअल स्टडी है, किस चीज की, ह्यूमन लैंग्वेज की, कि ह्यूमन लैंग्वेज पे हम कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। डायलेक्टोलॉजी, डायलेक्ट से रिलेटेड हमारा लहजा, हर जगह का लबो लहजा चेंज होता है, ठीक है। तो जो ये लहजा है ये बहुत मैटर करता है। देखिए अब मैं अगर बात करूँ ना एक एजुकेटेड पर्सन की, तो आपको उसके लबो लहजे से ही पता चल जाता है दैट हाउ मच ही इज क्वालिफाइड, ठीक है। तो ये जो लहजा है हमें ये डिफरेंट तरीके से, चाहे वो ज्योग्राफिकल वे हो या फिर वेरिएंटल वे हो, तो ये डिफरेंट होता है मुख्तलिफ जगहों पे। मॉर्फोलॉजी जो है ये बताती है कि कैसे वर्ड फॉर्म होते हैं, मतलब वर्ड्स के बारे में बताती है। ये हमें फोनेटिक्स, पहले फोनोलॉजी पढ़ के आए, स्पीच साउंड का इल्म। फोनेटिक्स जो होता है सिंपली ह्यूमन स्पीच के साउंड्स का इल्म। फोनेम्स क्या होते हैं, ये इसका एक बेसिक मिनिमल यूनिट होता है, छोटे से छोटा यूनिट। जैसे कि शोर के अंदर जो स वर्ड स साउंड है ये हमारा फोनेम होगा। मॉर्फोनोलॉजी, तो ये फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मॉर्फीम्स की, ठीक है। जैसे कि प्लूरल मॉर्फीम्स हो गया, स हो गया, ईएस हो गया, बस, बसेस, बुश, बुशेस, ठीक है, बन, बंस एंड ऑल दैट। लेक्सिकोलॉजी, ये मैंने पहले बताया, डिक्शनरी से रिलेटेड, यानी लेक्सिकल आइटम्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, उससे रिलेटेड। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है जी, ये राइटिंग एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन थ्योरी क्या है जी, ट्रांसलेशन थ्योरी कंसर्न है ट्रांसलेशन मेथड से, जिसे हम लोग बोलते हैं GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एटेमोलॉजी, एटेमोलॉजी जो है ये क्या करती है जी, ये डील करती है हमारे ओरिजिन के साथ, वर्ड्स के, उनके मीनिंग्स के, और थ्रू आउट द हिस्ट्री ये चेंजेबल होती है। मैं एक सेकेंड देख लूं, 21 पेजेस है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है, ये डील करती है स्टाइल के साथ किसी भी लैंग्वेज वर्क के। फ्रेजोलॉजी क्या होती है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि इडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, उनके मीनिंग्स हो गए, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक सिंगल वर्ड के तौर पे, ये उनको प्रेडिक्ट करना सिखाती है। फ्रेजोलॉजी तक आप लोगों का कल का टेस्ट जो है वो इंक्लूड होगा इसका, लिंग्विस्टिक्स का, ठीक है, फ्रेजोलॉजी तक। इसी के हवाले से मैं पूछ लूंगी, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ना ये लिंग्विस्टिक्स MCQ सेंड करने हैं, क्योंकि आज हम लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं ना। तो ये 50 लिंग्विस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं बाय सज्जाद हैदर, और ये इन्होंने बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये मैं आपको आज सेंड कर दूंगी, आपने ये 50 MCQs जो हैं ये भी याद करने हैं, और फ्रेजोलॉजी तक आपने इसके जो क्वेश्चंस मैंने रीड आउट करवाए हैं आपने इनको भी देखना है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई इल्हाम या उबहाम ना रहे। इसके अंदर बाकी भी ये स्लाइड सेंड कर दी जाएगी, ये 21 पेज तक है, और आप लोग इसको रीड आउट करेंगे तो आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में, उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। सफिया एंड सना, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने कोई इसके हवाले से मैं भी हूँ सवाल मैम, करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे भी स्टूडेंट समझ रहे हैं। जी मैंने कहा मैं भी हूँ, मुझे भी स्टूडेंट समझ रहे हैं। जी मैम जी, आप भी मौजूद हैं। वैसे मैम आज बच्चे बहुत कम हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा। कोई नेटवर्क का इशू भी है, कल से बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी जी, ये बात भी आप सही कह रही हैं। चलिए जी, आज आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट
जो ड्रामा है ये मैं दिखा देती हूँ आपको जरा, अगला मैं देख लूँ कौन सा है, और जरा आप मुझे प्लीज बोल के बता दीजिएगा कि मुझे पढ़ाने की जरूरत है या नहीं। ये नेक्स्ट है, कल हमने पढ़ा था वेटिंग फॉर गॉडो, और अगला है डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। ठीक है, तो जरा मुझे बताएं आप लोगों ने आ डॉल्स हाउस पढ़ा हुआ है दोनों? आ डॉल्स हाउस आप लोगों ने इसको रीड आउट किया हुआ है? सफिया एंड सना, आपके सिलेबस में इंक्लूड था ये? नो मैम। ओके, एंड सफिया आपने भी नहीं पढ़ा हुआ इसको? चलिए खैर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ डॉल्स हाउस की स्टोरी ना, जस्ट अ सेकेंड। बड़ा इजी सा और बड़ा अच्छा है ये, और नोरा का करेक्टर मेरा फेवरेट है। इवन हमारे एक सर हैं जिन्होंने मतलब हमें ड्रामा रीड आउट करवाया था, तो हमारे सर मुझे नोरा बुलाते थे, इसीलिए मुझे ये जो इसका ड्रामा है ये मुझे वाकई बहुत पसंद है। आपने डॉल्स हाउस जो है ना ग्रेड 7 से पढ़ना है, ये काफी अच्छा है। यहाँ पे इसकी समरी जो है ना ये दी हुई है, और इसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आ डॉल्स हाउस। जी एक सेकेंड जस्ट। इसकी ना मैं आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ उर्दू में, आसान सी स्टोरी है, ठीक है। अब जो आ डॉल्स हाउस है उसमें क्या सीन होता है जी, उसमें एक करेक्टर है नोरा, वो बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती है, बचकानी उसकी हरकतें हैं, और शादीशुदा है वैसे तो, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब क्या सीन है उसका, वो शुरू से उसके मेंटल ग्रोथ उसकी नहीं हुई। ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है ना ड्रामा, उसकी शुरू से ही माइंड की ग्रोथ नहीं हुई, और जो नोरा है वो शुरू से समझती है कि वो डिपेंडेबल है, पहले अपने फादर के ऊपर जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर, और वो बेचारी बहुत सफर करती है इस वजह से। तो एक डॉल्स हाउस जो ये ट्रेस करता है अवेकनिंग ऑफ नोरा हेल्मर, उसका नाम है नोरा हेल्मर, और वो अनएग्जामाइंड लाइफ है उसकी, डोमेस्टिक वाइफली कंफर्ट कुछ भी नहीं है उसके पास। वो अपनी पूरी जिंदगी जो है अपने फादर और अपने हस्बैंड टॉरवर्ल्ड जो है, टॉरवर्ल्ड के गिर्द उसकी घूमती है। नोरा जो है इस क्वेश्चन पे लास्ट पे पहुंचती है कि एवरीथिंग जो वो बिलीव करती थी मैरिज के बारे में वो सब कुछ गलत है, ठीक है। वो बोरो करती है मनी, मतलब पैसा लेती है एक बंदे से जिसका नाम होता है क्रॉक्सटेड, क्रॉक्सटेड से पैसा लेती है बाय फोर्जिंग हर फादर सिग्नेचर। अब उसको ना अपने वालिद के सिग्नेचर करने आते हैं। अब देखिए वो इतने डरती है अपने हस्बैंड से और अपने फादर से कि वो अपने हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे जो है ना वो अपने फादर से नहीं मांगती, वो अपने फादर के साइंस जो है उनको फॉर्ज करती है और एक बंदे से कर्जा उठाती है जिसका नाम होता है क्रॉक्सटेड। वो कहती है वो ट्रिप टू इटली जो है ना वो जाएगी और अपने सिख हस्बैंड जो है उसकी केयर करेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो ये लोन ले रही है वो आगे जाके उसके लिए कितना बड़ा डिजास्टर बनेगा। सिंस देन शी हैड टू कंट्राइव वे टू पे बैक टू हर लोन, बड़ा कोशिश करती है कि वो अपने लोन को पे करे और मतलब अपनी जिंदगी को सेट करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस कम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर। जब प्ले ओपन होता है तो क्रिसमस ईव होती है, टॉरवर्ल्ड जो होता है वो मैनेजर जो है बना हुआ होता है बैंक का, मतलब उसकी प्रमोशन हुई होती है। वो एक ह्यूज किस्म की मतलब ही विल रिसीव अ ह्यूज वेज, मतलब उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएगा। नोरा बड़ी खुश होती है क्योंकि वो कहते हैं कि फाइनली वो जो लोन उसने लिया था उससे उसका जान छूट जाएगी, उसे पे कर देगी। उसकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो क्रॉक्सटेड है वो आ जाता है। उसे पता होता है कि अब उसको मिल गया है प्रमोशन, इसको टॉरवर्ल्ड को, तो वो आ जाता है। और वो क्या करता है जी, हैज बीन प्रॉमिस्ड टू मिसेस लिंडी, एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ नोराज हु हैज रिसेंटली अराइव्ड इन टाउन इन सर्च फॉर वर्क। मिसेस लिंडे जो है वहां पे आती है काम के सिलसिले में, नोरा की दोस्त भी होती है, और वो उसको बताता है, ही टेल्स नोरा दैट ही विल रिवील हर सीक्रेट इफ ही डू नॉट परसुएड हर हस्बैंड टू लेट हिम कीप हिज पोजीशन। मतलब वो कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो कि जल्दी से ये प्रमोशन ले ले वो,
जो उसको मिल रहा है बैंक की तरफ से, ताकि तुम जल्दी-जल्दी मेरा कर्ज जो है वो चुका सको। नोरा ट्राई करती है टॉरवल्ड को कन्विंस करने के लिए कि क्रॉक्सटेड की भी तुम जॉब लगवा दो और खुद भी कुछ मतलब ऐसे करने की कोशिश करो। वो सारे के सारे फेमिनाइन ट्रिक्स हो गए, मतलब वो अपने हस्बैंड को अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के अपनी तरफ रिझा के ऐसा कोशिश करती है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है। टॉरवल्ड जो है वो कहता है कि क्रॉक्सटेड जो है वो मॉरली करप्ट है और वो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। तो नोरा जो होती है बड़ी वरिड हो जाती है कि कहीं क्रॉक्सटेड मेरे हस्बैंड को बता ना दे कि तुम्हारी बीवी ने तो मुझसे कर्ज लिया हुआ है। अगले दिन नोरा जो होती है अपने घर में इधर-उधर घूम रही होती है, उसको डर होता है कि क्रॉक्सटेड आ जाएगा किसी भी मिनट। उसकी एंग्जायटी जो होती है वो बार-बार मतलब वो फैंसी ड्रेस बना रही होती है अपनी पार्टी का, जो पार्टी उसकी नेक्स्ट नाइट होने वाली होती है नेबरहुड अपार्टमेंट के अंदर। तो टॉरवल्ड आता है बैंक से, वो अगेन उसको कहती है क्रॉक्सटेड के बिहाफ पे कि वो उसको जॉब दिलवा दे। टॉरवल्ड जो है ना सिर्फ फिर रिफ्यूज करता है, बल्कि वो कहता है कि सेंड ऑफ द नोटिस ऑफ टर्मिनेशन दैट ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉक्सटेड। क्रॉक्सटेड जो है उसकी जॉब जो है वो उसको मतलब जॉब से टर्मिनेट करवाने के लिए एक लेटर भी लिख देता है। अब नोरा बेचारी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाती है। वो कहती है कि अब तो वो क्रॉक्सटेड जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरे मैरिज को भी रुइन कर देगा, और वो कहती है अब तो पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे सुसाइड ही करनी पड़ेगी। उसके बाद जी यहाँ पे एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर रैंक। वो उनके घर आता रहता है, मिलने के लिए आता रहता है नोरा से भी, और अक्सर ना उसके हस्बैंड के एब्सेंस में आता है वो बंदा। वो उसके साथ मतलब फ्लर्ट करता है, और इसके बाद यहाँ पे वो कहता है लर्निंग दैट ही इज रैपिडली डाइंग। उसको ये पता चलता है कि डॉक्टर रैंक मरने वाला है। उसकी बड़ी एक इंटीमेट किस्म की कन्वर्सेशन होती है उसके साथ, लव के बारे में भी और फाइनेंशियल हेल्प के बारे में भी। तो वो कहती है कि तुम मेरी थोड़ी सी ना फाइनेंशियली हेल्प कर दो। His words stop her and she tries to conversation back to safer ground। मतलब वो कहती है कि मैं इसको क्यों ना कहूँ कि ये मुझे थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं क्रॉक्सटेड को पैसे वापस कर दूँ। और उसके बाद क्या होती है जी, नोरा जो होती है वो उसको पता चलता है कि वो बात अभी कर ही रहे होते हैं कि क्रॉक्सटेड आ जाता है, और जो डॉक्टर रैंक है वो चला जाता है और क्रॉक्सटेड अंदर आ जाता है। क्रॉक्सटेड कहता है कि उसने अपना दिल बदल लिया है, ठीक है? वो उसका जो सीक्रेट है वो पब्लिकली नहीं बताएगा। इंस्टेड वो कहता है टॉरवल्ड जो है वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं करेगा मैटर को, और इसके अलावा वो कहता है मैं अपनी पोजीशन भी नहीं चाहता बैंक में। लेकिन नोरा जो है वो प्रोटेस्ट करती है कि टॉरवल्ड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने कहा ना कि तुम्हारे हस्बैंड जो है उसने लेटर लिखा और मेरी जॉब जो है वो खतरे में है। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं, टॉरवल्ड ने ऐसा नहीं किया। नोरा जो है वो प्रोटेस्ट करती है टॉरवल्ड की इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट, और लेकिन जो क्रॉक्सटेड है वो लेटर दिखा देता है जो कि टॉरवल्ड ने लेटर बॉक्स के अंदर डाला हुआ होता है। इसकी वजह से नोरा बेचारी बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है, और उसको लगता है कि अब तो उसके नेक्स्ट डे ना वो किसी टाइम भी आएगा और आके उसके हस्बैंड को सारा का सारा सच बता देगा। नेक्स्ट नाइट नोरा और टॉरवल्ड जो है बॉल से वापस आते हैं। मिसेस लिंडे और क्रॉक्सटेड जो कि ओल्ड लवर्स होते हैं, ठीक है? मिसेस लिंडे जो नोरा की फ्रेंड है वो क्रॉक्सटेड की लवर होती है पुरानी। किसी को इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो दोनों लवर होते हैं। रीयूनाइट करते हैं हेल्मर्स के लिविंग रूम में। हेल्मर्स यानी नोरा हेल्मर एंड टॉरवल्ड हेल्मर, ठीक है? उसके बाद क्या होता है जी, क्रॉक्सटेड और उसके मतलब टेक केयर ऑफ क्रॉक्सटेड मिसेस लिंडी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की केयर करूंगी, तुम मेरी केयर करना। दोनों जो है एक दूसरे से शादी के लिए मतलब प्रपोज करते हैं, और दोनों लेफ्ट कर जाते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। अब टॉरवल्ड जो है वो नोरा को बताता है कि कितना वो डिजायर करता है कि वो डॉक्टर रैंक जो है ना बिल्कुल उस जैसा हो, बिल्कुल वैसा जैसे डॉक्टर रैंक है। लेकिन नोरा जो है वो कहती है कि मतलब डॉक्टर रैंक जो है वो तो मरने वाला है, ही इज डाइंग, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है जी, बाद में जो टॉरवल्ड है उसको वो लेटर मिल जाता है जो क्रॉक्सटेड जो होता है ना वो उसको नोरा को देने जाता है। अब उसके बाद क्या होता है जी कि उसको ये लगता है कि अगले दिन एक लेटर आएगा जिसके अंदर ना सारा का सारा मेरा सच लिखा होगा कि मैंने कर्जा लिया है, और वो क्या करती है, कहती है कि मैं ना कमिट कर लूंगी सुसाइड, ठीक है? अब मैं अगर इस स्टोरी को मतलब कट आउट करूं और इसको एंड की तरफ लेके जाऊं, तो क्या होता है, नोरा हर फेयर और फाउल मीन्स जो है वो यूज करती है कि उसके हस्बैंड को पता ना चले। वो उसके सामने एक डॉल बन जाती है, उसके सामने रिप्रेजेंट करती है अपने आप को एक लिटिल थिंग के तौर पे। लेकिन टॉरवल्ड जो है वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर रखता है, कभी भी नोरा की केयर नहीं करता, बिल्कुल उसके फादर की तरह। जिस तरह उसके फादर ने कभी नोरा की केयर नहीं की, नोरा से कभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करवाई, और इसी तरीके से टॉरवल्ड जो है वो करता है। टॉरवल्ड का जो ट्रू कैरेक्टर है वो साबित हो जाता है इस चीज से, जब टॉरवल्ड को सच्चाई का पता चलता है तो नोरा को बहुत ज्यादा डांटता है। वो ये भी भूल जाता है कि जो कर्जा नोरा ने लिया था वो उसकी इलनेस के लिए लिया था, उसकी सिकनेस के लिए लिया था, ठीक है? अब नोरा क्या करती है जी,
नोरा कहती है पहले तो वो अपने मैरिज को बचाने के लिए सब कुछ कर रही होती है, लेकिन एट द एंड वो एक स्टेप उठाती है, और स्टेप क्या होता है कि वो कहती है मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। तुम लोगों ने मुझे क्या किया हुआ है, तुम लोगों ने मुझे रुइन कर दिया है, तुम लोगों ने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। फिर जब टॉरवल को ये बात पता चलती है तो वो उसकी मिन्नतें करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा जो है वो अपनी बात पे कायम रहती है, और बीइंग अ फेमिनिस्टिक वुमेन वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। और एट द एंड प्ले एंड होता है विद द डोर स्लैमिंग, वो दरवाजा खींच के बंद करके जाती है। और ये जो दरवाजा मारना है वो ये है कि ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। ठीक है, इसकी थीम्स देख लेते हैं जरा हम। इसकी थीम्स में डॉल्स हाउस है, नोरा ने अपने आप को एक डॉल बनाया हुआ था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि औरत का जो जेंडर है उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, निग्लेक्ट किया गया है। और यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी दिखाई गई है, मटेरियलिज्म दिखाई गई कि लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चों के बारे में क्यों दिखाया, क्योंकि नोरा को खुद बच्चा समझा जाता है। नोरा को ना डिफरेंट वर्ड से बुलाया जाता है, जैसे टॉरवल्ड नोरा को कहता है लिटिल सॉन्ग बर्ड, कभी उसे कहता है लिटिल स्क्विरल, कभी कहता है माय स्काई लार्क, कभी कहता है लिटिल फीदर हेड। मतलब उसको ना लिटिल 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 करके उसको लिटिल बेबी बनाया हुआ होता है। यहाँ पे लाइट का भी कंसेप्ट है कि बाद में नोरा जो है वो अपनी लाइट की तरफ आती है और वो अपने हस्बैंड और सबको छोड़ के चली जाती है। ड्रेस और कॉस्ट्यूम्स का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ सिंबोलिज्म यूज हुई है, तो यहाँ पे ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स ये अपने अंदर ही सिंबोलिज्म रखते हैं। रिलीजियन का एक कंसेप्ट है, क्रिसमस ईव को डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नोरा पहले तो रिलीजियस हो के उसने बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन बाद में उसने एक फेमिनिस्टिक कंसेप्ट उठाया। यहाँ करप्शन दिखाई गई है कि डॉक्टर रैंक को ट्यूबरक्लोसिस है, वो मरने वाला है, और इसके बावजूद भी वो फेयर एंड फाउल मीन्स यूज कर रहा है नोरा से फ्लर्ट करने के एंड ऑल दैट। लाइफ लाई दिखाया गया है कि नोरा ने पूरी जिंदगी जिसके पीछे गुजारी वो तो जस्ट एक लाई था, जस्ट एक झूठ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम चीजें जो है दिखाई गई हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्ले है हेनरिक इब्सन का। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। इसकी एक वीडियो जो है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी आज, आपने वो जरूर देखनी है। और इसके जो क्वेश्चन है आपने ये लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके हवाले से अगर आपने मुझसे कोई और क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी आज की जो ये मीटिंग है इसे एंड करते हैं। कल का जो आपका टेस्ट होगा वो मैं एमसीक्यूज दे चुकी हूँ, 75 एमसीक्यूज हैं, और उसके साथ में डॉल्स हाउस से रिलेटेड टेस्ट में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।